आणून दे मला. झूमचं काय ते लिंक शेअर कशी तर कर, मी करतो. ओके, सो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोग स्टार्ट करेंगे. ऑलरेडी मैंने वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट और वर्टिकल बैलेंस शीट आपको पढ़ाया था. एक बार वो क्विक रिकैप कर लेता हूँ. राइट, तो देखो यहाँ पे एग्जाम में ना इसमें बहुत सारे पैटर्न्स हैं. एक है वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट, वर्टिकल बैलेंस शीट, उसके बाद है आपका रेशियो एनालिसिस, कॉमन साइज कंपैरेटिव एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस, उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट. राइट, तो जहाँ पे कॉमन साइज कंपैरेटिव आएगा वहाँ पे परसेंटेज ज़्यादा होंगे. यहाँ पे देखना कुठलं कुठलं गेलेलं आपण. एक वर्टिकल बैलेंस शीट का फॉर्मेट लिख के दिया रहेगा ना. ये देखना, ये लिख के दिया है ना. ओके, तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या, पहला हेडिंग क्या बेटा, सोर्सेस ऑफ फंड. क्या बेटा, जोर से बोल. सोर्सेस ऑफ फंड. अभी सोर्सेस ऑफ फंड में टोटल 3 हेडिंग है. शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस एसेट. बोल जोर से. शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस एसेट. शेयर कैपिटल में 2 टाइप के शेयर आएंगे. कौन से? इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर. रिजर्व्स में आइडेंटिफाई करना बहुत इजी है. जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, पीएनएल, सिक्योरिटी प्रीमियम, ये सब क्या रहेगा, रिजर्व्स एंड सरप्लस. माइनस क्या होगा, फिक्टिशियस एसेट. देखो हमारे एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आप देखोगे ना उसमें ज्यादा आइटम यहाँ पे आते नहीं है. डायरेक्ट वो लोग हेडिंग ही देते हैं, शेयर कैपिटल. आपको क्या करना है, ओनली क्लासीफाई करना, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस फिक्टिशियस. अभी ये ना कैलकुलेट द फॉलोइंग के लिए भी पूछ सकते हैं. बोले कैलकुलेट शेयर होल्डर फंड. ओके, शेयर होल्डर फंड निकाल के बताओ और ये डेटा दे सकते हो लोग. कौन सा डेटा, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस तो बंद है. राइट, हाँ, तो कॉम्प्रेसर जरा. ओके, सो इक्विटी शेयर प्लस प्रेफरेंस शेयर. राइट, और ये सारे रिजर्व डेटा दे सकते हैं, बोल सकते हैं कि फाइंड आउट शेयर होल्डर फंड. राइट, तो ये याद रखना, इसके ऊपर सेपरेटली कैलकुलेट द फॉलोइंग आ सकता है. राइट, भले चैप्टर ऑप्शन में डाल रहे हो तो ये करके जाना. शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस फिक्टिशियस एसेट, यू विल गेट शेयर होल्डर फंड. फिर आता है बेटा लोन फंड. लोन फंड में 2 आएगा, बैंक लोन एंड क्या बेटा, डिबेंचर. 2 टाइप के लोन्स है. ओके, लॉन्ग टर्म लोन. तो यहाँ पे आपका शेयर होल्डर फंड प्लस लोन फंड की टोटल करोगे, आपको क्या मिलेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड मिलेगा. क्या मिलेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड. शेयर होल्डर फंड प्लस लोन फंड, यू विल गेट कैपिटल एम्प्लॉयड. फिर क्या आएगा बेटा, एप्लीकेशन ऑफ फंड. एप्लीकेशन ऑफ फंड में पहला हेडिंग कौन सा, फिक्स एसेट. उसमें टेंजिबल और इंटेंजिबल आएगा. टेंजिबल फिक्स एसेट प्लस इंटेंजिबल फिक्स एसेट, आपको मिलेगा टोटल फिक्स एसेट. उसके बाद सेकंड हेडिंग कौन सा रहेगा, इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. राइट, उसके बाद वर्किंग कैपिटल 2 आता है, करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज. करंट एसेट में से आप करंट लायबिलिटी माइनस करोगे, क्या मिलेगा, वर्किंग कैपिटल मिलेगा. तो ये भी एग्जाम में आ सकता है, कैलकुलेट द फॉलोइंग में. ओके, कैलकुलेट द फॉलोइंग के लिए पूछ सकते हैं. क्या, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, यू विल गेट व्हाट बेटा, वर्किंग कैपिटल. करंट एसेट की इन्फॉर्मेशन देंगे, करंट लायबिलिटी की इन्फॉर्मेशन देंगे और बोलेंगे कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल. राइट, करंट एसेट में क्या आएगा, करंट एसेट में 2 टाइप के एसेट है, क्विक एसेट प्लस नॉन क्विक एसेट. क्विक एसेट मतलब ऐसी एसेट जिसका कन्वर्जन कैश में इजीली होता है, इसको बोलते हैं करंट एसेट. क्विक एसेट कौन से बेटा, कैश, बैंक, डेटर, बिल रिसीवेबल. नॉन क्विक एसेट 2 ही है, याद रखने का. कौन सा, स्टॉक एंड प्रीपेड. स्टॉक एंड प्रीपेड आपका नॉन क्विक है, बाकी सब क्या बेटा, क्विक है. उसके बाद नॉन क्विक लायबिलिटीज में एक ही लायबिलिटी है, कौन सा, बैंक ओवरड्राफ्ट. बाकी सारे लायबिलिटी क्या बेटा, क्विक लायबिलिटी है. क्रेडिटर, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये सारे आपके क्विक लायबिलिटीज है. क्लियर. ओके, ये आपको यूज होगा रेशो में भी. कहाँ पे यूज होगा, रेशो में भी यूज होगा. यहाँ तक क्लियर है बेटा, हेलो, यस और नो. राइट, फिर हमने वर्टिकल बैलेंस शीट का क्वेश्चन नंबर 1 देखा था. वर्टिकल बैलेंस शीट, वर्टिकल
क्या हुआ? सूम पे क्या हुआ? तो यहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन मिलेगा, यही है ना फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास भी? आपका भी फर्स्ट क्वेश्चन यही है ना? क्वेश्चन नंबर 1 फटाफट क्विक रिकैप करता हूँ पहले। तो यहाँ पे ऐसे देखा जाए, यहाँ पे ऐसे देखा जाए तो पहला है वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट, आपको वर्टिकल बैलेंस शीट में कन्वर्ट करना है। देखो डेटा आपको ना ऐसे ब्रेकअप नहीं दिया, लैंड प्लान फर्न ऐसे एग्जाम में नहीं आएगा, अरे क्लियर? एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे फिक्स एसेट इन्वेस्टमेंट करंट एसेट ऐसे आने वाला है, अरे क्लियर? तो पहला हेडिंग कौन सा है? सोर्सेज ऑफ फंड। सोर्सेज ऑफ फंड में क्या आएगा? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कितना हमारा? 50,000, तो शेयर कैपिटल यहाँ पे मिलेगा 50,000, क्लियर? उसके बाद सेकंड हेडिंग कौन सा है? रिजर्व एंड सरप्लस, कितना बेटा? 15,000, तो रिजर्व सरप्लस 15,000 लेस क्या करना है? फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट असेट साइड में मिलेगा पर कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे मार्क है 0। ओके, तो शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस फिक्टिशियस आ गया आपका शेयर होल्डर फंड। फिर क्या आएगा बेटा? लोन फंड। लोन फंड में कितना लोन फंड है? 12% लोन फंड। हाउ मच अमाउंट? 30,000, तो लोन फंड आपको 30,000 लिखना है। 65 प्लस 30 हुआ कितना? 95। उसके बाद क्या आएगा? एप्लीकेशन ऑफ फंड। एप्लीकेशन ऑफ फंड में फिक्स एसेट है, इन्वेस्टमेंट है, तो फिक्स एसेट का अमाउंट है आपका 60 और इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कितना आपका? 10,000, आर क्लियर? फिर आएगा करंट एसेट, करंट वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, 55,000 माइनस 30,000 आ गया 25,000 आ गया 95, तो ये टैली हो जाएगा ये। ओके, ऐसा क्वेश्चन आए तो छोड़ने का नहीं, डेथ ऑफ पार्टनर से अच्छा ये अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम में पता चलेगा आंसर सही है क्या गलत है, अरे क्लियर? तो वर्टिकल बैलेंस शीट आ गया तो छोड़ने का नहीं, अरे क्लियर? ये तो पैटर्न करके ही जाओ, इज वेरी इजी टू सॉल्व। ओके चलो, उसके बाद क्या? नंबर 2, ओके, कन्वर्ट द फॉलोइंग बैलेंस शीट टू वर्टिकल फॉर्मेट। सेम सम है, शेयर कैपिटल है 80,000, नहीं मैंने उसके बाद क्वेश्चन नंबर डायरेक्ट 3 किया क्या? ये किया ना 2 वाला, आपके पास है ना सोल्यूशन? चलो देखना, यहाँ पे देखना, तो शेयर कैपिटल कितना है? 80,000 है, शेयर कैपिटल 80,000 है, रिजर्व्स कितना है? 20,000 है, फिक्टिशियस एसेट कुछ भी नहीं है सर। शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व कितना है? 80 प्लस 20 अमाउंट 1 लाख रुपीज आउटर कॉलम। उसके बाद सेकंड रीडिंग कौन सा है? लोन फंड। लोन फंड में क्या आएगा? 12% लोन 24,000, यस और नो? तो यहाँ पे 1,24,000 आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड। फिर दूसरा हेडिंग कौन सा? आप इधर देखना, एप्लीकेशन ऑफ फंड दिखेगा। एप्लीकेशन ऑफ फंड में क्या है? फिक्स एसेट 75, सेकंड क्या है? इन्वेस्टमेंट 20,000, फिर आएगा वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी 44 माइनस 15,000 आउटर कॉलम अमाउंट आएगा, टोटल आपका मैच होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है? ओके चलो, उसके बाद देखना नेक्स्ट आता है हमारा वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट। क्या आता है? वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट। तो वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट का भी आपको मैंने फॉर्मेट लिख के दिया था, वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट का मैंने फॉर्मेट लिख के दिया था, है ना? यस और नो? ये फॉर्मेट था, क्या फॉर्मेट है बोलो? सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, यू विल गेट नेट सेल। सेल में से सेल रिटर्न माइनस हो तो क्या मिलेगा? नेट सेल मिलेगा। सेकंड हेडिंग कौन सा है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे आएगा रे? ओपनिंग स्टॉक, एड परचेस, एड फैक्ट्री एक्सपेंस, जो भी हम लोग फाइनल अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी आइटम डालते हैं, वेजेस है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है, ऑक्ट्राइड ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, डॉग ड्यूटी, जो भी एग्जाम में आएगा यहाँ पे आपको ऐड करना है। कभी कभी एग्जाम में कैलकुलेट द फॉलोइंग में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डाल सकते हैं, डेटा देंगे वो लोग, ओपनिंग स्टॉक देंगे, परचेस देंगे, सारी इन्फॉर्मेशन देंगे और बोलेंगे फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अरे क्लियर? तो कॉस्ट, ये तो कैलकुलेट द फॉलोइंग के लिए ये भी पूछ सकते हैं वो लोग, अरे क्लियर? तो मार्क करके रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। आप नहीं पढ़ रहे हो यहाँ पे पूरा चैप्टर, तो ये याद रखना, कैलकुलेट द फॉलोइंग तो आपको अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा, अरे क्लियर? वो तो ऑप्शन में नहीं डाल सकते आप, तो यहाँ पे याद रखना सीओजीएस एग्जाम में आ सकता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। समझो एग्जाम में कैरेज आउटवर्ड आ गया, कैरेज आउटवर्ड आ गया, तो कैरेज आउटवर्ड इज आइटम ऑफ ट्रेडिंग, क्या? पीएनएल, पीएनएल। ओके, ट्रेडिंग मत बोलना, लास्ट अभी 10 डेज बचे, राइट?
तो कैरेज आउटवर्ड इज आइटम ऑफ पीएनएल, तो कैरेज आउटवर्ड यहाँ पे नहीं आएगा, पर कैरेज इनवर्ड यहाँ पे आ सकता है। अरे कैरेज इनवर्ड इज आइटम ऑफ ट्रेडिंग ना, ओके। इंपोर्ट ड्यूटी इज आइटम ऑफ ट्रेडिंग और एक्सपोर्ट ड्यूटी इज आइटम ऑफ पीएनएल। अरे यस और नो। उसके बाद एग्जाम में आ गया समझो वेजेस, तो वेजेस आइटम ऑफ ट्रेडिंग एंड सैलरीज आइटम ऑफ पीएनएल। तो यहाँ पे वेजेस आ गया तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ऐड होगा, अरे सैलरी आ गया तो एडमिनिस्ट्रेटिव में होगा। अरे क्लियर, एग्जाम में इसका भी डिटेल में नहीं आता, एडमिनिस्ट्रेटिव के आइटम कौन से, सेलिंग के कौन से आइटम, ऐसे एग्जाम में नहीं आएगा। एग्जाम में ये आने के चांसेस है, कैलकुलेट द फॉलोइंग में। अरे क्लियर, ओके। क्या फॉर्मेट है सीओजीएस का, ओपनिंग प्लस परचेज प्लस फैक्ट्री एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग। बोल जो से क्या, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, आपको क्या मिलेगा, सीओजीएस आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, वेरी गुड सर। उसके बाद सेल माइनस सीओजीएस, यू विल गेट व्हाट बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट। एग्जाम में ग्रॉस प्रॉफिट ही पूछ सकते हैं, सेल का इन्फॉर्मेशन देंगे, सीओजीएस का इन्फॉर्मेशन देंगे, बोलिए ग्रॉस प्रॉफिट निकालो। अरे क्लियर, अरे ओपनिंग परचेस प्लस एक्सपेंस ऐड कर दिया माइनस क्लोजिंग स्टॉक कर दिया, सीओजीएस आएगा, सेल माइनस सीओजीएस, यू विल गेट ग्रॉस प्रॉफिट। डन, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सेल माइनस सीओजीएस आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा, उसमें से फिर लेस करना है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तीन टाइप के एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग एंड फाइनेंस, ओके। तीन टाइप के एक्सपेंस आपको माइनस कर देना, आपको क्या मिलेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिलेगा। एड नॉन ऑपरेटिंग इनकम लेस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, यू विल गेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। माइनस क्या करना है, टैक्स, आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यहाँ तक क्लियर है, ओके। चलो उसके बाद हमने इनकम स्टेटमेंट देखा था, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेना, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेना, ओके। कन्वर्ट द फॉलोइंग ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट। देखो आएगा तो एग्जाम में ना ऐसे पैटर्न का क्वेश्चन आएगा, मैंने एग्जाम में भी ऐसे ही पूछा था आपको। अरे क्लियर, ओके। पास पेपर देखोगे तो यही उन्होंने ऐसे पूछा हुआ है। तो मुझे बताओ यहाँ पे भी डेटा बहुत ही क्लियर है, आपको पता चलना चाहिए। ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स मिलेगा, सीओजीएस मिलेगा। ट्रेडिंग अकाउंट ऊपर का ट्रेडिंग है, नीचे का पीएनएल है ना। तो ऊपर का ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग में मिलेगा सीओजीएस और सेल, है ना। तो मुझे बताओ यहाँ पे सेल आएगा 11 लाख, बाकी तो सीओजीएस का इन्फॉर्मेशन है। तो सीओजीएस में क्या आएगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस वेजेस माइनस व्हाट बेटा, क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ पे देखना किधर गया, किधर गया, ये किधर आंसर है, ये ना, हाँ। तो यहाँ पे देखना नेट सेल्स यहाँ पे लिखा कितना, 11 लाख, तो 11 लाख इज अ नेट सेल। फिर उसके बाद सीओजीएस निकालना है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस वेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। आर यस और नो? ओके चलो उसके बाद ये सीओजीएस आया, ओपनिंग प्लस परचेस प्लस वेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, यू विल गेट व्हाट बेटा, सीओजीएस। 11 लाख प्लस माइनस 9 लाख कितना आ गया, 2 लाख आ गया। उसके बाद आएगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या आएगा, ऑफिस, सेलिंग एंड फाइनेंस, ये तीनों का टोटल ना बेटा, ये तीनों का टोटल आपका क्या ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। तो 1,50,000 प्लस 20 आ गया 1,70,000, 2 लाख माइनस 1,70,000, 30,000 आपका क्या हो गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, राइट। उसके बाद ऐड ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नेक्स्ट नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कुछ भी नहीं है सर, यू विल गेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यहाँ तक क्लियर है, जाएंगे आगे। चलो तो ये वाला पैटर्न करके जाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाकी क्वेश्चन नंबर 4 आई थिंक सो मैंने आपको सॉल्व करने के लिए बोला था। उसके बाद देखो पास्ट ईयर के पेपर में फरवरी 2024 में क्वेश्चन पूछा था सर। फरवरी 2024 कहाँ पे मिलेगा, पीछे मिलेगा ना, पीछे मिलेगा पेपर में। टू 2024 ये देखना, फरवरी 2024 का क्वेश्चन देखना, फरवरी 2024 का क्वेश्चन देखना। फरवरी 2024 का क्वेश्चन देखना, ये आप देखो। सो कन्वर्ट द फॉलोइंग ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन अ वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट। आपको वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट में कवर करना है। तो पहले यहाँ पे सेल्स है, अमाउंट ऑफ सेल इज हाउ मच, 6 लाख। तो यहाँ पे आपको 6 लाख अमाउंट दिखाई देगा, 6 लाख,
है ना। उसके बाद सीओजीएस, देखो ये सारा सीओजीएस में है, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, उन्होंने ट्रेडिंग अकाउंट निकाल के दिया हुआ है। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस कैरेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस वेजेस माइनस व्हाट बेटा, क्लोजिंग स्टॉक, आपको क्या मिलेगा, सीओजीएस आएगा। उसके बाद सेल माइनस सीओजीएस विल गेट ग्रॉस प्रॉफिट। उसके बाद एक्सपेंस देखना, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग, है ना, तीनों का टोटल कर दिया, आ गया यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यू विल गेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, यही आपका नेट प्रॉफिट, ये मैच होना चाहिए, ये मैच होना चाहिए, तो समझ लेना आंसर सही है। अरे क्लियर, ओके चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कौन सा क्वेश्चन किया था, रेशो किया था हमने, उसके बाद रेशो किया था। ओके देखो रेशो का एक क्वेश्चन आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ सकता है, रेशो का एक क्वेश्चन आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ सकता है, यही है ना। ओके तो रेशो यहाँ पे तीन टाइप के रेशो है, एक है बैलेंस शीट रेशो, इनकम रेशो, कंबाइंड रेशो। कंबाइंड रेशो आने के चांसेस बहुत कम है, पर बैलेंस शीट रेशो और इनकम स्टेटमेंट रेशो एग्जाम में आएगा, उसमें से भी मैक्सिमम चांसेस कौन सा है, बैलेंस शीट रेशो का है। आर क्लियर, ओके एग्जाम में तीन टाइप के रेशो है, मगर कंबाइंड रेशो नॉर्मली आने के चांसेस बहुत ही कम है, 99% तो नहीं आएगा, पर यहाँ पे बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट से आने के चांसेस ज्यादा है, राइट। तो बैलेंस शीट रेशो में दो ही रेशो है, कौन सा रेशो है बेटा, तो बैलेंस शीट रेशो में यहाँ पे है आपका करंट रेशो, कौन सा रेशो, अरे जोर से बोल, कौन सा रेशो, करंट रेशो का फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज, तो करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज आपको क्या मिलेगा, करंट रेशो मिलेगा। ओके स्टैंडर्ड को याद रखना, स्टैंडर्ड 2:1 है, बोलते बिजनेस में 2 रुपए का करंट एसेट, 1 रुपया आपको देना है तो आपके पास 2 रुपया होना चाहिए, तो आपकी लायबिलिटीज आपके पास 1 रुपया है तो 2 रुपया होना चाहिए, तो आप लायबिलिटी आराम से पे कर सकते हो, तो रेशो रहेगा 2:1। इज इट क्लियर, ओके तो एग्जाम में ये एमसीक्यू के लिए आने के चांसेस है, पर बहुत कम चांसेस है, 2:1 है, क्लियर। यहाँ पे करंट रेशियो याद रखना, क्या फॉर्मूला है, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, बहुत सारे एमसीक्यू में ये पूछा गया है, अरे क्लियर, ओके। सो करंट एसेट में क्या आएगा, ये सारे लिस्ट ऑफ करंट एसेट्स है, डेटर, लूजटूल, बिल रिसीवेबल, कैश एंड बैंक, इन्वेस्टमेंट इन मार्केटेबल सिक्योरिटी, शॉर्ट टर्म लोन, इन्वेंटरीज, प्रीपेड एंड इनकम रिसीवेबल। और ये आपके करंट लायबिलिटीज है, कौन से करंट लायबिलिटीज है, तो क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग, प्री रिसीव, शॉर्ट टर्म लोन, प्रोविजन एंड अनक्लेम डिविडेंड, दिस ऑल आर द करंट लायबिलिटी, ये आपके करंट एसेट्स है और ये करंट लायबिलिटीज है, ओके। इतने भी एग्जाम में याद रखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में गिन चुन के डेटर्स को याद रखना, बिल रिसीवेबल को याद रखना, कैश को याद रखना, इन्वेंटरीज को याद रखना, प्रीपेड को याद रखना, क्लियर। लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग, बस अरे क्लियर, ओके। जो मैंने स्टार मार्क किया वो रिपीट एग्जाम में आते हैं, कौन से, डेटर्स, बिल रिसीवेबल, कैश बैंक, इन्वेंटरी इन प्रीपेड, आर क्लियर, दिस ऑल आर द करंट एसेट्स, ये सारे आपके करंट एसेट एग्जाम में आ सकते हैं। और करंट लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आर क्लियर। आपको करंट एसेट में नॉन क्विक एसेट कौन सा है, तो याद रखना स्टॉक एंड प्रीपेड, ये क्या बेटा नॉन क्विक है, बाकी सारे क्या बेटा क्विक है। करंट लायबिलिटी में एक ही सर, बैंक ओवरड्राफ्ट नॉन क्विक है, बाकी सब क्या बेटा क्विक है। चलो तो ये हो गया आपका करंट रेशो। उसके बाद कौन सा रेशो बेटा, लिक्विड रेशो। लिक्विड रेशो बोलो, क्विक रेशो बोलो, एसेट टेस्ट रेशो बोलो, तीनों का मीनिंग क्या बेटा सेम है। क्विक रेशो का फॉर्मूला क्या है, क्विक एसेट अपॉन क्विक लायबिलिटी, स्टैंडर्ड क्या बेटा 1:1, 1:1 का मतलब है आपके बिजनेस में 1 रुपए की क्विक लायबिलिटी, क्विक मतलब इमीडिएटली पेमेंट करना है, आपको 1 रुपया इमीडिएटली देना, तो 1 रुपया आपके पास होना चाहिए ना, तो रेशो है 1:1, अरे क्लियर। तो फॉर्मूला क्या है, क्विक एसेट अपॉन क्विक लायबिलिटी, करंट रेशो करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, क्विक एसेट क्विक रेशो क्विक एसेट अपॉन क्विक, ऊपर एसेट है नीचे लायबिलिटी है, करंट बोला तो करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, अरे क्लियर। क्विक बोला क्विक एसेट अपॉन क्विक लायबिलिटी, ठीक है सर। तो यहाँ पे लिक्विड रेशो आ गया। उसके बाद आएगा दो ही रेशो है, एक कौन सा, करंट रेशो और दूसरा क्विक रेशो, इसलिए बोल रहा हूं एग्जाम में आएगा तो करंट रेशो ही मैक्सिमम चांसेस है, अरे क्लियर। कहाँ पे, कैलकुलेट द फॉलोइंग में, अदरवाइज एमसीक्यू में, अरे क्लियर। और आएगा पीछे समझो क्वेश्चन नंबर 8 मार्क के लिए, तो 8 मार्क के लिए दो एक थोड़ी पूछेंगे, कम से कम 4 पूछेंगे, अरे 4 पूछेंगे ना, 4 2 8, तो बचा क्या, बैलेंस शीट पूछ रहा हो गया और इनकम स्टेटमेंट हो गया, कंबाइंड रेशो तो नहीं आएगा, अरे क्लियर, ओके चलो अभी तक तो पूछा नहीं है। उसके बाद कौन सा रेशो है, इनकम स्टेटमेंट, ये तो बहुत इजी है। इनकम स्टेटमेंट में डिवाइड बाय जो नीचे होता है ना, हमेशा नेट सेल ही होता है, समझो एग्जाम में आ गया ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, तो क्या बोलोगे, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल मल्टीप्लाई 100, याद करने की जरूरत ही नहीं है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, अच्छा पीएनएल वाला है ना, तो ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय क्या करेगा, नेट सेल, नीचे नेट सेल ही आएगा, हमेशा नेट सेल ही आएगा, अरे क्लियर। तो टेंशन चला गया, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल। एग्जाम में आ गया ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो बोलने का ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइड बाय नेट सेल। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंस का स्टेटमेंट पढ़ा ना हमने, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में 3 टाइप के एक्सपेंस आते हैं, कौन से, एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग एंड फाइनेंस, तीनों की टोटल कर दिया, आपको आ गया ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, अरे क्लियर। ओके फॉर्मूला बहुत इजी, ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइड बाय नेट सेल मल्टीप्लाई बाय सेल। समझो एग्जाम में आ गया एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, सर सिखाया नहीं आपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, मैंने क्या बोला, इनकम स्टेटमेंट का कोई भी रेशो आने दो, डिवाइड बाय क्या होगा, नेट सेल होगा, तो फॉर्मूला बनाने के लिए आना चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव डिवाइड बाय नेट सेल मल्टीप्लाई बाय 100, अरे क्लियर। बोलेगा फाइनेंस एक्सपेंस रेशो बताओ, अरे फाइनेंस एक्सपेंस रेशो बताओ, सिंपल है, डिवाइड बाय नेट सेल आएगा, है ना, फाइनेंस इज आइटम ऑफ पीएनएल, तो क्या आएगा फॉर्मूला, फाइनेंस एक्सपेंस डिवाइड बाय नेट सेल मल्टीप्लाई बाय 100, आर यू विद मी गाइस, पक्का।
ओके जाएंगे आगे। चलो उसके बाद कौन सा रेशो है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, अरे सिंपल है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल मल्टीप्लाई बाय 100। ओके फिर आएगा नेट प्रॉफिट रेशो, क्या फॉर्मूला, नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल मल्टीप्लाई बाय 100। ओके यहाँ पे गड़बड़ करते बच्चे, ऑपरेटिंग रेशो और ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशो ये अलग अलग है। जब वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस बोल रहे तो वहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग फाइनेंस तीनों का टोटल आ गया, पर यहाँ पे जब वो बोलते हैं ऑपरेटिंग रेशो तो उसमें क्या आएगा, सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग, और क्या बोला, ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशो आ गया, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइड बाय नेट सेल। ऑपरेटिंग रेशो आ गया तो उसके साथ आपको क्या जोड़ना पड़ेगा, सीओजीएस। अरे क्लियर, ओके यहाँ पे ये बच्चा एग्जाम में भूल जाता है, बोलता है ऑपरेटिंग, हाँ सर ने क्या बोला, नेट सेल तो डिवाइड है, ये ऑपरेटिंग डिवाइड बाय नेट सेल। अरे और ऑपरेटिंग का दिमाग में आएगा एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग एंड फाइनेंस, पर यहाँ पे वैसे नहीं है, ऑपरेटिंग रेशो आ गया तो उसके साथ सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस आएगा, तो यहाँ पे गूगली होता है एग्जाम में, यहाँ पे मार्क्स चले जाते हैं। इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है। उसके बाद कौन सा रेशो बेटा, कंबाइंड रेशो। कंबाइंड रेशो का फॉर्मूला आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और दूसरा मैंने बोला था कौन सा, तो फॉर्मूला बोला था रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ही बोला था। आरओआई का फॉर्मूला क्या, नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखो ये फॉर्मूला क्यों नहीं आएगा, ओके इतना मैं 100% क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज इसके लिए आपको पीएनएल स्टेटमेंट भी देना पड़ेगा और बैलेंस शीट भी देना पड़ेगा, और इतना बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, इसका वेटेज फिर 12 मार्क का हो जाएगा, अरे 10 मार्क का हो जाएगा, इसलिए एग्जाम में ये नहीं आएगा। क्योंकि नेट प्रॉफिट निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, पीएनएल से नेट प्रॉफिट आएगा, और कैपिटल एम्प्लॉयड कहां से आएगा, बैलेंस शीट से आएगा, इसलिए इसका रेशियो है कंबाइंड। कंबाइंड मतलब इनकम प्लस बैलेंस शीट, क्लियर। सो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे फॉर्मूला, हाँ पर एग्जाम में एमसीक्यू के लिए बोल सकते हैं या कैलकुलेट द फॉलोइंग के लिए डाल सकते हैं, नेट प्रॉफिट का इन्फॉर्मेशन देंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड का इन्फॉर्मेशन देंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है बेटा, तो हमने स्टेटमेंट पढ़ा ना, कैसे आएगा, शेयर होल्डर फंड प्लस लोन फंड, और ये नो शेयरहोल्डर फंड प्लस लोन फंड, तो आपको क्या मिलता है, कैपिटल एम्प्लॉयड, शेयरहोल्डर फंड प्लस लोन फंड। और ये नो शेयरहोल्डर फंड में क्या आएगा, शेयर कैपिटल रिजर्व माइनस फिक्टिशियस, यहाँ तक क्लियर है। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे आएगा, तो टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटी माइनस क्या, तो भी कैपिटल एम्प्लॉयड आ सकता है, क्लियर। फिर मैंने क्वेश्चन नंबर 23 किया था, अरे सही है क्या, क्वेश्चन नंबर 23 किया था क्या, ओके क्वेश्चन नंबर 23, ये सारे कैलकुलेट द फॉलोइंग के लिए भी आ सकते हैं, अदरवाइज आपका क्वेश्चन नंबर 8 के लिए भी आ सकता है। क्या लिखा है, कंपनी हैड फॉलोइंग करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी, तो देखो डेटर, अभी इतना तो पता चलना चाहिए, डेटर हमारे लिए एसेट है, क्रेडिटर आपके लिए लायबिलिटीज है, बिल्स पेबल लायबिलिटी है, स्टॉक आपके लिए एसेट्स है, लूज टोल आपके लिए एसेट्स है, बैंक ऑर्डर ऑफ लायबिलिटी है। कैलकुलेट विच रेशो, करंट रेशो, तो क्या करना है उसका, तो यहाँ पे करंट एसेट ऊपर लिखना है, करंट लायबिलिटी नीचे लिखना है, उसके टोटल करना है, रेशो निकालना है, क्लियर। रेशो हमेशा ये देखो 1.61 डिवाइड बाय 1 आ गया, देखो अभी ये तो आपको कैलकुलेशन आना चाहिए, 10 डिवाइड बाय 6 आपको आना चाहिए, तो ये 6 आपको डायरेक्टली डिवाइड करके जो आंसर आएगा इसको 1:1 करने के लिए मत भूलना। आपने 1.67 लिया ना तो मार्क्स पूरा नहीं देगा, 1.5 देके चला जाएगा, या 1 मार्क रहेगा तो आधा देके चला जाएगा, अरे क्लियर। यहाँ पे 1:1 करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अरे क्लियर, क्योंकि इंडिकेट ऐसे करता है कि ये करंट एसेट्स है तो ये आपकी करंट लायबिलिटी है, तो 1 रुपए का करंट एसेट तो आपकी लायबिलिटी 1.67 है, क्लियर, ओके यहाँ तक क्लियर है ना। चाहो आगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, ये कहाँ पे आएगा सर, ये आएगा और कैलकुलेट द फॉलोइंग के लिए, ये सब है छोटे छोटे, ये सब कैलकुलेट द फॉलोइंग के लिए आएंगे। क्या बोलते हैं, करंट लायबिलिटी ऑफ द कंपनी वेयर 1,50,000, करंट रेशियो आपका 3:1 है, फाइंड आउट द करंट एसेट, ये कहाँ पे आएगा, कैलकुलेट द फॉलोइंग। तो देखो करंट लायबिलिटी आपका 1,50,000 है, करंट रेशियो 3:1 है, तो क्या करूँ, करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, रेशियो क्या बेटा, रेशियो 3:1 है, 3:1 तो 3:1 लिखा, करंट एसेट नहीं पता, करंट लायबिलिटी पता है, डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा, पता है ना, अरे बचपन में किया था हमने। सो 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 3 और ये करंट एसेट मल्टीप्लाई बाय 1, तो करंट एसेट का अमाउंट कितना आया, 4,50,000। आर यू विद मी गाइस, ओके। उसके बाद बताओ क्वेश्चन नंबर 25 देखना, बोलता है टोटल एसेट इज 2,20,000, फिक्स एसेट है 1,00,000, कैपिटल एम्प्लॉयड है 2,00,000, देयर वेर नो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, कैलकुलेट व्हाट बेटा, करंट रेशो। अभी क्या बोलता है, टोटल एसेट है 2,20,000, फिक्स एसेट है 1,00,000 और कैपिटल एम्प्लॉयड कितना 2,20,000 एंड देयर इज नो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, कैलकुलेट विच रेशो, करंट रेशो। करंट रेशो के लिए क्या चाहिए, अरे करंट रेशो के लिए चाहिए सर करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी ना, सर इसमें से कुछ भी दिया नहीं, अरे बेटा पर टोटल एसेट दिया है ना, टोटल एसेट कैसे आता है, टोटल एसेट आता है फिक्स एसेट प्लस करंट एसेट ना बेटा, अरे फिक्स एसेट प्लस करंट एसेट आता है तो आपको क्या मिलेगा, टोटल एसेट मिलेगा। तो मुझे बताओ यहाँ पे टोटल एसेट आपको पता है, आपको फिक्स एसेट पता है, तो करंट एसेट मिल सकता है ना, अरे क्या बोला मैंने, अरे समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे देखना, तो क्या लिखा, टोटल एसेट इज गिवन, फिक्स एसेट इज गिवन, कैपिटल डेटा दिया हुआ है, तो टोटल एसेट का मतलब क्या, फिक्स एसेट प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस करंट एसेट, किया है ना आपने, नहीं किया क्वेश्चन, आपके इधर है ना सोल्यूशन, हाँ तो हवे में बोल रहा है, हो जाएगा। तो टोटल एसेट है 2,20,000, फिक्स एसेट है 1,00,000, इन्वेस्टमेंट 0 है, तो करंट एसेट मुझे मिल सकता है, करंट एसेट कितना है 1,20,000। और यहाँ तक क्लियर है, चलो आगे देखो करंट लायबिलिटी कैसे आएगा। अरे बेटा यहाँ पे देखना, यहाँ पे टोटल एसेट आपको दिया हुआ है और एक कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है, तो टोटल एसेट में से कैपिटल एम्प्लॉयड लेस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, करंट लायबिलिटी मिलेगा। अरे क्लियर, ओके। करंट लायबिलिटी कैसे आता है, देखो ना ये कैसे आएगा सर,
टोटल एसेट में से आपने कैपिटल एम्प्लॉयड को लेस किया तो क्या मिलेगा, करंट लायबिलिटी मिलेगा, राइट। तो करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी यू विल गेट करंट रेशो। ये कहाँ पे आएगा, कैलकुलेट द फॉलोइंग के लिए आ सकता है, रेशो 6:1। दिखाई दे रहा है ना आपके पास, इतना सन्नाटा क्यों है, जाओ आगे, पक्का। क्वेश्चन नंबर 29, उसके बाद 29 मैंने किया था, करंट एसेट ऑफ द कंपनी 6 लाख, करंट रेशो 2:1। आई थिंक सो ये आपको करने के लिए दिया था, ये बहुत इजी है। करंट एसेट पता है, करंट रेशो पता है, तो करंट लायबिलिटी निकालना कोई दिक्कत नहीं है सर। क्वेश्चन नंबर 26 देखना, क्वेश्चन नंबर 26 थोड़ा अच्छा है, कैलकुलेट द क्विक रेशो। अरे क्विक रेशो कैसे आएगा, क्विक रेशो का फॉर्मूला क्या है, क्विक एसेट अपॉन क्विक लायबिलिटी। जैसे क्विक रेशो आ गया ना, दिमाग में आना चाहिए आपको नॉन क्विक एसेट पता होना चाहिए। नॉन क्विक एसेट कौन सा है, नॉन क्विक एसेट है हमारा स्टॉक एंड प्रीपेड, और नॉन क्विक लायबिलिटी कौन सा है, बैंक ओवरड्राफ्ट। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, वर्किंग कैपिटल 50,000 है, करंट एसेट 60,000 है, तो क्या ना इससे करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी यू विल गेट व्हाट बेटा, वर्किंग कैपिटल। तो आपको वर्किंग कैपिटल पता है, आपको करंट एसेट पता है, तो क्या मिल सकता है बेटा, करंट लायबिलिटी मिल सकता है। तो मैंने यहाँ पे ऐसे ही किया, क्वेश्चन नंबर 26 ना, ये देखो करंट एसेट किधर गया, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, करंट एसेट वर्किंग कैपिटल माइनस करंट लायबिलिटी, आपको क्या मिला बेटा, करंट लायबिलिटी मिल गया। वर्किंग कैपिटल में से करंट एसेट को माइनस कर दिया, करंट लायबिलिटी मिल गया 10,000। ओके, करंट एसेट में से आपने नॉन क्विक एसेट को माइनस कर दिया, देखो ना, क्विक एसेट प्लस नॉन क्विक एसेट, आपको कौन सा एसेट मिलता है, करंट एसेट। तो मुझे यहाँ पे क्या पता है, करंट एसेट पता है, आपको नॉन क्विक एसेट पता है, तो क्विक एसेट आपको मिल सकता है। तो मुझे तो करंट एसेट कितना, हमारा करंट एसेट है 60,000 सब में दिया है, करंट एसेट 60,000 सब में दिया है, और ये नॉन क्विक एसेट है कितना 10,000, और प्रीपेड कितना है बेटा 4,000, 10,000 प्लस 4,000 कितना आ गया 14,000 है ना, 14,000 माइनस किया तो क्विक एसेट कितना हुआ 46,000। ओके, और करंट लायबिलिटी, तो यहाँ पे देखना क्विक लायबिलिटी कैसे आता है, करंट लायबिलिटी माइनस नॉन क्विक लायबिलिटी, नॉन क्विक लायबिलिटी क्या बैंक ऑर्डर, पर बैंक ऑर्डर सब में दिया नहीं है, तो आपकी करंट लायबिलिटी कौन सी लायबिलिटी बन जाएगी, क्विक लायबिलिटी बन जाएगी। इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है, जाएंगे आगे। ओके, तो ये फॉर्मूला याद रखना, क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या है, क्विक एसेट अपॉन क्विक लायबिलिटी। ओके, फिर उसके बाद करंट एसेट कैसे आता है, क्विक एसेट प्लस नॉन क्विक एसेट, और करंट लायबिलिटी कैसे आता है, क्विक लायबिलिटी प्लस नॉन क्विक लायबिलिटी। ओके, करंट एसेट कैसे आएगा बोलो, क्विक एसेट प्लस नॉन क्विक एसेट, करंट लायबिलिटी कैसे आएगा, क्विक लायबिलिटी प्लस नॉन क्विक लायबिलिटी। इफ क्विक आपको निकालना है तो उनको एग्जाम में करंट और ये देना चाहिए, और ये भी देना चाहिए। अरे क्लियर, समझा, चलो आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 27 देखना, 27 में क्विक रेशियो निकालना, क्या दिया है, करंट लायबिलिटी है 1,50,000, बैंक ओवरड्राफ्ट है 50,000। अरे देखो करंट लायबिलिटी है, ये नॉन क्विक लायबिलिटी है। ओके, ये आपकी करंट लायबिलिटी है, बैंक ओवरड्राफ्ट की कौन सी लायबिलिटी बेटा, नॉन क्विक लायबिलिटी है ना। तो मुझे बताओ यहाँ पे, तो मैंने क्या बोला कि आपको क्विक लायबिलिटी, आपको समझो करंट लायबिलिटी निकालना है, तो कैसे आएगा, क्विक लायबिलिटी प्लस नॉन क्विक लायबिलिटी ना, ऐसे फॉर्मूला पहले लिख देने का। फिर क्या क्या दिया है सर, सब में करंट लायबिलिटी दिया है, सब में नॉन क्विक लायबिलिटी दिया है, तो क्विक लायबिलिटी निकाल सकते हैं ना हम लोग। अरे क्लियर, ओके, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, यहाँ से मुझे क्विक लायबिलिटी मिल जाएगा। उसका वर्किंग कैपिटल 4 लाख रुपया है, तो मुझे बताओ देखो वर्किंग कैपिटल कैसे आता है, तो वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल मुझे पता है, करंट लायबिलिटी पता है, तो मुझे क्या मिल सकता है, करंट एसेट मिल सकता है। एक बार करंट एसेट मिला तो करंट एसेट कैसे आएगा, क्विक एसेट प्लस नॉन क्विक एसेट, यस और नो। आपको करंट एसेट पता है, आपको नॉन क्विक एसेट भी पता है, इन्वेंटरी क्या है बेटा, नॉन क्विक एसेट है, तो क्या मिलेगा बेटा, क्विक एसेट मिलेगा। अरे क्लियर, तो ये फॉर्मूला याद रखना, करंट एसेट इज इक्वल टू क्विक एसेट प्लस नॉन क्विक एसेट, करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू क्विक लायबिलिटी प्लस नॉन क्विक लायबिलिटी। क्लियर, तो ये फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया यहाँ पे। तो मुझे क्या चाहिए, क्विक एसेट चाहिए, क्विक लायबिलिटी चाहिए। तो क्विक लायबिलिटी कैसे आएगा, करंट लायबिलिटी माइनस नॉन क्विक लायबिलिटी, आपको क्विक लायबिलिटी मिला। फिर मुझे वर्किंग कैपिटल क्विक एसेट कैसे आएगा, करंट एसेट माइनस नॉन क्विक एसेट, पर मुझे करंट एसेट नहीं पता, इसलिए करंट एसेट मैंने निकाला। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, है ना। वर्किंग कैपिटल पता है, करंट लायबिलिटी पता है, तो मुझे क्या मिलेगा, करंट एसेट मिलेगा। यही करंट एसेट मैंने यहाँ पे लिख दिया, उसमें नॉन क्विक एसेट माइनस कर दिया, क्विक एसेट आ गया 4,50,000। अरे क्लियर, आंसर आ गया। ओके, फिर मैंने ऐसे एडिशनल क्वेश्चन में लिया था क्या, नहीं ना, नहीं लिया रहेगा, नहीं ना, एक्स्ट्रा ही है। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 32 लिया था मैंने। आपकी इधर से देखो, आपका फाइल है ना, मेरे पास यहाँ पे दिख रहा नहीं है, ये लास्ट टू लास्ट ईयर का फाइल है, यही है, इनकम रेशो ही है। क्वेश्चन नंबर 32 है, चलो क्वेश्चन नंबर 32 देखना, इनकम स्टेटमेंट रेशो।
इनकम स्टेटमेंट रेशियो, सेल इज 5,40,000, नेट परचेज इज 3,00,000, सेल्स रिटर्न 40, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक। क्या बोलते हैं, कैलकुलेट व्हाट बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट। ये बोला ना, ऐसे कैलकुलेट द फॉलोइंग के लिए पूछ सकते हैं। तो मुझे बताओ, सेल्स आपका 5,40,000 है, नेट परचेज 5,00,000 है, सेल्स रिटर्न 40,000 है, तो क्लोजिंग आपको स्टेटमेंट फॉर्म में करना है। स्टेटमेंट फॉर्म में कर सकते, सेल कितना 5,40,000, सेल माइनस सेल्स रिटर्न, आपको क्या मिलेगा, नेट सेल। फिर क्या आएगा, लेस सीओजीएस, सीओजीएस कैसे आएगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना है, ओपनिंग स्टॉक 90 प्लस परचेज 3,00,000 माइनस क्लोजिंग, ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग, आपको क्या मिलेगा, सीओजीएस, नेट सेल माइनस सीओजीएस, यू विल गेट व्हाट बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट। समझा, क्लियर। तो ये आप ऐसे भी कर सकते हो स्टेटमेंट के फॉर्म से। ओके, उसके बाद कौन सा क्वेश्चन किया था, 33 किया था। ओके, बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, सेल इज 5,00,000 एंड ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 25% ऑन कॉस्ट है। तो मैंने आपको बोला, देखो ये एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा है, कैलकुलेट द फॉलोइंग के लिए मार्क एज एलडीआर। ओके, मार्क एज एलडीआर, कैलकुलेट द फॉलोइंग के लिए आ सकता है। बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैसे आएगा, तो बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट। तो याद रखना, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल। तो आपका सेल कितना है, ये हो गया कॉस्ट, ये हो गया प्रॉफिट, ये आपका हो गया सेल। अभी देखो सेल, उन्होंने बोला है कि देखो सेल जो है हमारा कितना है, सेल आपका 5,00,000 रुपए है, तो सेल हमने यहाँ पे लिख दिया, सेल हमने यहाँ पे 5,00,000 लिख दिया। 5,00,000 ये 125% है, तो 25% कितना होगा, अरे क्लियर। वापस बता रहा हूँ, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल, ये ऑन कॉस्ट 25% ऑन कॉस्ट है ना, इसलिए कॉस्ट की तरह मैंने 100 लिखा, प्रॉफिट 25, तो सेल कितना हो गया 125। वापस बता रहा हूँ, ये 25% ऑन कॉस्ट है, इसलिए कॉस्ट को 100 पकड़ा। सर एग्जाम में ऑन सेल आता, ये ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन सेल आता, तो सेल को मैं 100 पकड़ता। वापस बता रहा हूँ, ये ऑन कॉस्ट है इसलिए कॉस्ट 100 है, ये ऑन सेल होता तो सेल में क्या पकड़ता 100, प्रॉफिट कितना 20। ओके, समझो एग्जाम में आ गया सर ऑन सेल, तो बताओ कैसे आएगा, तो देखो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल। समझो ऑन सेल होता, ऑन सेल तो सेल को 100 पकड़ता, प्रॉफिट मेरा 25, तो कॉस्ट कितना होगा 75। अरे क्लियर। उन्होंने बोला ऑन कॉस्ट, तो कॉस्ट को मैं 100 पकड़ूंगा, प्रॉफिट 25, तो ये कितना बनेगा 125। अरे क्लियर। ये दो ही तरीका है, एक तो ऑन कॉस्ट बोलेंगे, नहीं तो ऑन सेल बोलेंगे, तीसरा तरीका है ही नहीं। अरे क्लियर, ऑन कॉस्ट नहीं तो ऑन सेल, याद कैसे रखना है, ऑन कॉस्ट बोला कॉस्ट इज 100, ऑन सेल बोला सेल इज 100, यहाँ पे लिख के दिया देखो, ऑन कॉस्ट तो कॉस्ट इज 100, ऑन सेल तो सेल इज 100। यहाँ तक क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे 5,00,000 रुपए डाल दिया, डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 5,00,000 की 125%, तो 25 कितना होगा, तो 5,00,000 डिवाइड बाय 125 मल्टीप्लाई बाय 25, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अरे क्लियर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कौन सा क्वेश्चन किया था मैंने, आपके इधर से बोलो। आपकी फाइल किधर गई समझ में नहीं आ रहा। 40, हाँ 40 किया था, ये फाइल है आपकी, ठीक है 40 किया था ना। फोर्टी वन किया था क्या, ये भी नहीं है, अच्छा 40 किया था। यार देखना 40 में उन्होंने क्या पूछा है, 40 में क्या पूछा देखना, 40 में पूछा है उन्होंने कि कैलकुलेट द ऑपरेटिंग रेशो, विच रेशो, आपको ऑपरेटिंग रेशो निकालना है। ऑपरेटिंग रेशो कैसे आएगा, तो ऑपरेटिंग रेशो का फॉर्मूला क्या बोला था, सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइड बाय नेट सेल। देखो सीओजीएस दिया आपको, ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिया है, डिवाइड बाय नेट सेल दिया है। देखो बच्चा क्या करेगा, 3,50,000 प्लस 30 बोलेगा 3,80,000, ये तो आ रहा है सर, डिवाइड बाय नेट सेल ना। देखो यहाँ पे सेल दिया है, नेट सेल कभी आएगा, सेल माइनस सेल्स रिटर्न, 5,00,000 में से 30 माइनस करोगे तभी जाके 4,70,000 आएगा। अरे क्लियर, अरे यस और नो, राइट। ये आ गया आपका सीओजीएस, ये नेट सेल आ गया, ऑपरेटिंग रेशियो सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइड बाय नेट सेल्स। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 41 किया था मैंने। 41 क्या है, क्वेश्चन नंबर 41 देखो, बोलता है फ्रॉम द फॉलोइंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है, ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है, सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइड बाय नेट सेल मल्टीप्लाई बाय 100। देखो यहाँ पे तो नेट सेल आ गया 4,20,000, सीओजीएस कैसे आएगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस वेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, है ना, ओपनिंग स्टॉक परचेज प्लस वेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, आपको क्या मिलेगा सीओजीएस। उसके बाद क्या आएगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो ये आएगा ऑपरेटिंग एक्सपेंस में 3 टाइप के एक्सपेंस है, एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग एंड फाइनेंस, ये तीनों का टोटल कर दिया। देखो लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट ये ऑपरेटिंग नहीं है, क्या बेटा नॉन ऑपरेटिंग है। लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ
प्लांट, ये आपके लिए क्या होगा, नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। आर क्लियर? यहाँ पे याद तीन ही एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग एंड फाइनेंस, ये तीन ही एक्सपेंस है। ऐसे कुछ अलग दिख गया ना तो ये रहेगा आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, राइट। चलो, तो यहाँ पे मैंने ऑपरेटिंग रेशियो निकाल दिया। फिर क्वेश्चन नंबर 35 किया था, अरे उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 किया था, बोलते ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ द कोमल लिमिटेड 1920 5,60,000 फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट विच रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो। ओके, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस दिया है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस दिया है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर दिया है, इनकम टैक्स दिया है, सेल्स दिया है। तो क्या करूंगा, देखो ना, सेल्स ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए बोल रहे हैं ना, ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 35 ना, ग्रॉस प्रॉफिट दिया है क्या? हाँ सर, ग्रॉस प्रॉफिट 5,60,000 है, दे दिया। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या आएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग एंड फाइनेंस, तीनों का टोटल कर दिया मैंने, यहाँ पे लिख दिया। ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, यू विल गेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। नॉन ऑपरेटिंग इनकम कुछ भी नहीं है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कुछ भी नहीं है, ये आ गया आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स, आपको क्या मिलेगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ओके, तो यहाँ पे देखो दोनों भी निकालने का, बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स। ये हो गया 2 लाख डिवाइड बाई 20 लाख, 2 लाख डिवाइड बाई 20 लाख। 20 लाख क्या है, सेल है ना आपका, सेल्स आपको दिया है कितना, 20 लाख है। तो मैंने फॉर्मूला क्या बोला, नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल। तो नेट प्रॉफिट कौन सा लेने का, बिफोर लेने का कि आफ्टर लेने का, सब में लिखा नहीं है, दोनों लेने का। तो 2 लाख डिवाइड बाय 20 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, 1,40,000 डिवाइड बाय 20 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, 10% एंड 7%। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने कंबाइंड रेशियो पढ़ा, क्वेश्चन नंबर 42, कंबाइंड रेशियो 42। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। प्रॉफिट अर्न कितना है 50,000, कैपिटल कितना 2 लाख, रिजर्व कितना है 1 लाख, लोन कितना बेटा 2 लाख। तो बोलते हैं इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालो, क्या आएगा फॉर्मूला, नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100। नेट प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है हमारा 50,000, प्रॉफिट है हमारा 50,000, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है बेटा, सो ये 2 लाख प्लस रिजर्व ना, 2 लाख प्लस 1 लाख इज हाउ मच, 3 लाख। ओके, और क्या है, तो ये लोन भी है ना, कैपिटल प्लस रिजर्व, ये आपका आएगा शेयर होल्डर फंड प्लस लोन फंड, तो ये आएगा 2 लाख प्लस 1 लाख प्लस 2 लाख इज हाउ मच, 5 लाख। ये आ गया 5 लाख, आगे आ रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 42, कैलकुलेट द रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अब वो क्या निकालना है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला सेम है ना, प्रॉफिट डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे आएगा, ये देखो ना, कैपिटल एम्प्लॉयड सब में दिया हुआ है। प्रॉफिट कैसे आएगा, सेल में से COGS माइनस क्या, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा, और ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका क्या रहेगा, नेट प्रॉफिट रहेगा। क्लियर? उसके बाद हमने क्या किया था, उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था कंपैरेटिव स्टेटमेंट, उसके बाद मैंने पढ़ाया था आपको कंपैरेटिव स्टेटमेंट। आ जाओ कंपैरेटिव स्टेटमेंट के पास। ओके, देखो कंपैरेटिव स्टेटमेंट क्या होता है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट कैसे करने का, 2 साल का डेटा दिया ना बेटा, 2 साल का डेटा दिया तो 2 साल का कंपैरिजन करने का, उसको बोलते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट। ओके, तो इसमें से क्या करना है, यहाँ पे 2 साल का डेटा है, लास्ट ईयर का एंड करंट ईयर का। जो लेटेस्ट वाला रहेगा वो करंट ईयर रहेगा, 18 रहेगा, लास्ट ईयर का रहेगा पार्टी। ओके, सो करंट ईयर माइनस लास्ट ईयर, करंट ईयर माइनस लास्ट ईयर, आपको मिलेगा डिफरेंस, राइट। चलो, तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या करना है, देखो ये तो इजी सम है, पहले डेटा एज इट इज कॉपी पेस्ट करना है, डेटा एज इट इज कॉपी पेस्ट करना है। मैं सीक्वेंस को भी नहीं हिलाऊंगा, एज इट इज कॉपी पेस्ट करूंगा, ऐसे कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया, एज इट इज। अरे क्लियर? अभी यहाँ पे कॉलम बनाना इंक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज ये अमाउंट वाला कॉलम है, कैसे आएगा, करंट ईयर माइनस लास्ट ईयर, 6 लाख माइनस 4 लाख, 3 लाख 60 माइनस 2 लाख 20, 2 लाख 40 माइनस 1 लाख 80, 1 लाख माइनस 80, 1 लाख 40 माइनस 1 लाख 70 माइनस 50, 70 माइनस 50। अरे क्लियर? ये आ गया आपका डिफरेंस। क्लियर? फिर ये रेशो कैसे निकालने का, रेशो बहुत इजी है, जो इंक्रीज डिक्रीज अमाउंट डिवाइड बाय बेस ईयर अमाउंट। बेस मतलब क्या, जो लास्ट ईयर अमाउंट है, जो लास्ट ईयर का अमाउंट होगा वो आपका बेस होगा। तो कैसे आएगा, 2 लाख डिवाइड बाय 4 लाख, 1 लाख 40 डिवाइड बाय 2 लाख 20, 60 डिवाइड बाय 1 लाख 80, 20 डिवाइड बाय 80, 40 डिवाइड बाय 1 लाख, 20 डिवाइड बाय 50, 20 डिवाइड बाय 50। यार क्लियर? और इस तरीके से आपको रेशो निकालना है। यहाँ पे दिक्कत इतना है कि कैलकुलेशन आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा तो ही आप अटेम्प्ट करना, अदरवाइज अटेम्प्ट मत करना, क्योंकि यहाँ पे रेशो निकालना है। क्लियर? आप इसको ऐसे 60,000 डिवाइड बाय 1 लाख 80 आपको नहीं आ रहा है और आप ऐसे ऐसे ही छोड़ के आओगे तो उसका मार्क्स नहीं मिलने वाला आपको। जब तक यहाँ पे परसेंटेज नहीं लिखते तब तक मार्क्स मिलने वाले नहीं है। क्लियर? मतलब आपने ये कर दिया और ये आधा ही आ गया, मतलब 16 डिवाइड बाय 18 में गड़बड़ हो रहा है आपका, तो फिर मार्क्स चला मतलब मिलने वाला ही नहीं है। अरे क्लियर? इसलिए मैंने बोला कि कंपैरेटिव आ गया, वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट आ रहा है, वर्टिकल बैलेंस शीट आ रहा है, रेशियो आ रहा है, गो फॉर दैट, क्योंकि वहां पे ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है। जहाँ पे कंपैरेटिव आएगा, कॉमन साइज आएगा, ट्रेंड आएगा, तो वहां पे परसेंटेज निकालना है और उसके लिए टाइम कंज्यूमिंग जाएगा। एक भी सिली मिस्टेक हो गया तो पूरा मार्क्स चला जा सकता है। क्लियर? ओके, हाँ जल्दी तो होगा सम,
पर आपका कैलकुलेशन में स्पीड होना चाहिए, जिसका स्पीड है कैलकुलेशन में वही जाके अटेम्प्ट करेंगे। क्लियर? चलो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखना, सेम तरीका है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट प्रिपेयर कंपैरेटिव स्टेटमेंट। अभी इसमें क्या हो रहा है बेटा, इसमें आपको क्या करना है, बैलेंस शीट बनाना है। आपको हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट दिया, उसको वर्टिकल में कन्वर्ट करना है। तो वर्टिकल में कन्वर्ट करना है तो अगेन ये बड़ा एक टास्क है। अरे क्लियर? और उसके बाद कन्वर्ट करना, तो इसको वर्टिकल में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो यहाँ पे पहले क्या आएगा, सोर्स ऑफ फंड। सोर्स ऑफ फंड में क्या आएगा, शेयर कैपिटल। तो पहले मैंने शेयर कैपिटल लिख दिया 5 लाख एंड 1 लाख। उसके बाद रिजर्व्स एंड सरप्लस 3 लाख एंड 2 लाख। अरे क्लियर? ये आ गया आपका शेयर होल्डर फंड। फिर क्या आएगा, लोन फंड। लोन फंड में है बैंक लोन 5 लाख एंड 8 लाख। ओके, तो ये लोन फंड मैंने लिख दिया। शेयर होल्डर फंड प्लस लोन फंड, यू विल गेट व्हाट बेटा, कैपिटल एम्प्लॉयड। फिर आएगा एप्लीकेशन ऑफ फंड। एप्लीकेशन ऑफ फंड में फिक्स एसेट है, तो फिक्स एसेट कितना है, 12 लाख और 18 लाख। तो यहाँ पे लिखा फिक्स एसेट 12 लाख एंड 18 लाख। उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया। डेप्रिसिएशन कितना है, 2 लाख एंड 3 लाख। तो डेप्रिसिएशन माइनस किया, 2 लाख एंड 3 लाख आ गया आपका नेट फिक्स एसेट। उसके बाद आएगा इन्वेस्टमेंट, पर इन्वेस्टमेंट सब में दिया नहीं है, पर दे गिव यू द करंट एसेट। इसके लिए आपको वर्किंग कैपिटल लिखना है। वर्किंग कैपिटल कैसे आएगा, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट है 5 लाख एंड 9 लाख, करंट लायबिलिटी आपको लायबिलिटी साइड में मिल जाएगा। क्लियर? सो करंट एसेट आपको लायबिलिटी साइड में मिल जाएगा। किधर जा रही है ना? तो करंट लायबिलिटी 2 लाख एंड 4 लाख। तो आपको वर्किंग कैपिटल यहाँ पे मिला। फिक्स एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल, यू विल गेट एप्लीकेशन ऑफ फंड। अभी क्या करना, एक बार फॉर्मेट बना तो क्या करना है, डिफरेंस करना है, करंट माइनस लास्ट। ओके, सो 10 लाख माइनस 5 लाख, 10 लाख माइनस 5 लाख, 2 लाख माइनस 3 लाख, 12 लाख माइनस 8 लाख। क्लियर? और रेशो कैसे आएगा, जो डिफरेंस अमाउंट है डिवाइड बाय बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100। समझा? तो ये आपका हो गया कंपैरेटिव, ये आपका हो गया कंपैरेटिव। अरे क्लियर? ओके, तो थोड़ा आपको कॉमन साइज भी बताता देता हूं कि कॉमन साइज कैसे आता है। आ जाना क्वेश्चन नंबर 15 के पास। कॉमन साइज स्टेटमेंट देखना, मेरे साथ लिखो। सो कॉमन साइज बता रहा हूं, समझो एमसीक्यू के लिए आ गया तो करने के लिए आना चाहिए। इसमें भी बहुत सारे रेशियो निकालना है। लिखो क्वेश्चन नंबर 50, मेरे साथ ही लिखना। कॉमन साइज स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट। तो यहाँ पे प्रैक्टिस हो रहा है हमारा, समझो आप ये करोगे नहीं तो भी हमारा प्रैक्टिस हो रहा है वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट का। तो पहला हेडिंग कौन सा है रे? तो पहला हेडिंग है सोर्सेस ऑफ फंड। स्पीड अप, जल्दी जल्दी करो। सोर्स ऑफ फंड, ये आपका अमाउंट का कॉलम है, ये आपका परसेंटेज का कॉलम है। ये अमाउंट का कॉलम है, परसेंटेज का कॉलम है। सोर्स ऑफ फंड में पहले क्या आएगा, शेयर होल्डर फंड आएगा। शेयर होल्डर फंड में ए शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में देखा जाए तो इक्विटी शेयर कैपिटल 9 लाख। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है, 9 लाख। इक्विटी शेयर कैपिटल के बाद है प्रेफरेंशियल कैपिटल 80,000। सो 9 लाख प्लस 80,000 इज हाउ मच, 9 लाख 80,000। सो 9 लाख 80,000 ये आपके लिए क्या बनेगा, शेयर होल्डर शेयर कैपिटल बनेगा। 9 लाख 80,000 ये आपके लिए क्या बनेगा, शेयर कैपिटल बनेगा। नंबर बी, रिजर्व्स एंड सरप्लस। नंबर बी, रिजर्व्स एंड सरप्लस। नंबर बी, रिजर्व्स एंड सरप्लस। चलो देखो रिजर्व एंड सरप्लस कितना है, तो रिजर्व सरप्लस है 1,50,000।
रिजर्व सरप्लस 1,50,000, एक ही कॉलम में लिख रहा हूँ, 1,50,000. सी फिक्टिशियस असेट्स, सी फिक्टिशियस असेट्स. फिक्टिशियस असेट कहाँ पे मिलेगा? असेट साइड पर. असेट साइड कुछ है क्या? कुछ भी नहीं है सर, डैश. तो मुझे बताओ टोटल बताओ. तो टोटल शेयर होल्डर फंड कितना आएगा? टोटल शेयर होल्डर फंड, तो दोनों का टोटल, ये आपका शेयर का होल्डर फंड है ए, बी है आपका रिजर्व, सी आपका फिक्टिशियस. ए प्लस बी माइनस सी ना, 11,30,000 ये आपका बना शेयर होल्डर फंड. उसके बाद नंबर 2 लोन फंड. नंबर 2 लोन फंड, इसको ही हम लोग बोरोड फंड कहते हैं, इसको ही हम लोग बोरोड फंड कहते हैं. लोन फंड प्लस बोरोड फंड, लोन फंड प्लस बोरोड फंड, लोन फंड प्लस बोरोड फंड. अभी लोन फंड कितना है? तो यहाँ पे दो टाइप का लोन है, सिक्योर लोन, अनसिक्योर लोन. तो यहाँ पे लिख देना सिक्योर लोन एंड अनसिक्योर लोन. तो सिक्योर लोन कितना है? 3 लाख प्लस 2 लाख. सो 3 लाख प्लस 2 लाख. सो 3 लाख प्लस 2 लाख इज हाउ मच? 5 लाख. उसके बाद ये आएगा टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड. टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड 11,30,000 प्लस 5 लाख. 11 लाख प्लस 30 प्लस 5 लाख कितना आएगा? 16,30,000. तो 16,30,000 ये आपके लिए क्या बनेगा? टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड. कैसे आया बेटा? अरे आपका ये शेयर होल्डर फंड है, शेयर होल्डर फंड प्लस लोन फंड ना, तो आपका आएगा कैपिटल एम्प्लॉयड. स्टेप नंबर 2 क्या आएगा? एप्लीकेशन ऑफ फंड. ये रहेगा एप्लीकेशन ऑफ फंड. सो एप्लीकेशन ऑफ फंड में पहले क्या आता है? फिक्स्ड एसेट्स. चेक करो फिक्स एसेट है क्या. तो यहाँ पे फिक्स एसेट है 9 लाख, डायरेक्ट दिया. उसके बाद सेकंड क्या है? इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट है, दिया है. हाँ सर, कितना? 1,50,000. थर्ड क्या है? वर्किंग कैपिटल. वर्किंग कैपिटल कैसे आएगा? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी. करंट एसेट कितना है? 7,30,000 एंड करंट लायबिलिटी कितना है? 1,50,000. सो 7,30,000 माइनस 1,50,000 इज हाउ मच? हाँ, 5,80,000. फिर आएगा एप्लीकेशन ऑफ फंड, टोटल एप्लीकेशन ऑफ फंड. चलो एप्लीकेशन ऑफ फंड कैसे आएगा रे? तो मुझे बताओ यहाँ पे फिक्स एसेट कितना है? फिक्स एसेट है 9 लाख, इन्वेस्टमेंट है 1,50,000 और ये 5,80,000 ना. तीनों का टोटल बताओ. 16,30,000 टैली हो रहा है. 16,30,000 टैली हो रहा है. सिक्सटी 30 टैली हो रहा है. अभी देखो इसका रेशो कैसे निकालना है. इसका रेशो निकालना है कैसे? जस्ट ये ना एग्जाम में फॉर्मूला आता है. तो मुझे कॉमन साइज परसेंट निकालना है, कॉमन साइज परसेंटेज निकालना है. ओके, तो कैसे आएगा? अमाउंट डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड स्लैश एप्लीकेशन ऑफ फंड मल्टीप्लाई बाय 100. अमाउंट डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड स्लैश एप्लीकेशन ऑफ फंड.
तो एग्जाम में ना ये आ सकते हैं मिसिंग के लिए, बोले कॉमन साइज परसेंटेज इज इक्वल टू अमाउंट डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, ये ना ये मिसिंग के लिए आ सकता है, मतलब ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आएगा। अमाउंट डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड स्लैश एप्लीकेशन ऑफ फंड, मतलब बेस क्या पकड़ना है, बेस आपको कैपिटल एम्प्लॉयड पकड़ना है, मतलब कॉमन साइज परसेंट, मतलब एक ही साइज में सारे परसेंटेज आनी चाहिए, उसको बोलते कॉमन साइज। अभी कैसे निकालना, देखो इसको 100 पकड़ना, देखो ये जो है ना कैपिटल एम्प्लॉयड को 100 पकड़ना और एप्लीकेशन ऑफ फंड को 100 पकड़ना, इसको 100 लिखना, इसको 100 लिखना डायरेक्ट। देखो कैपिटल एम्प्लॉयड बेस है ना, ये आपका बेस है सर, ये आपका बेस है, बेस अमाउंट है, तो बेस अमाउंट को हमेशा क्या पकड़ना होता है, 100 पकड़ना होता है, तो ये आपका बेस है। अब इसका अमाउंट कैसे आएगा, देखो अभी मुझे इक्विटी शेयर कैपिटल का परसेंटेज निकालना है, तो कैसे निकालूं, तो यहाँ पे लिख के रखना, पहला वाला है तो पहला समय ना, एक दो ही करूंगा, ज़्यादा नहीं करूंगा मैं, जस्ट आपको समझने के लिए कि ऐसे भी होता है। इक्विटी शेयर कैपिटल, अभी इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट बताओ कितना है, हाँ, एंड कैपिटल एम्प्लॉयड का अमाउंट कितना है, 16,30,000, 9 लाख डिवाइड बाय 16,30,000 मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा दूसरा क्या, इक्विटी के बाद क्या है, प्रेफरेंस शेयर, 80,000 डिवाइड बाय 16,30,000 मल्टीप्लाई बाय 100। नंबर 3 रिजर्व्स एंड सरप्लस, कितना 1,50,000 डिवाइड बाय 16,30,000 मल्टीप्लाई बाय 100। नंबर 4 नहीं दिया, वो मत बोल फिर, नहीं मुझे लोन फंड टोटल बता कितना, लोन फंड में सिक्योर्ड भी है अनसिक्योर्ड भी है, सिक्योर लोन का अमाउंट कितना है, सो 3 लाख डिवाइड बाय 16,30,000 मल्टीप्लाई बाय 100। समझ में आ रहा है, तो ऐसे करते जाना, तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, अरे क्लियर, ओके। इसलिए कॉमन साइज आ गया तो करना मत, फॉर्मूला को याद रख देना, अरे क्लियर। मैंने बोला इस चैप्टर में से 3 चीजें आ रही है तो ही करना, अदरवाइज डेथ ऑफ पार्टनर ही आपके लिए इजी है। फिर नंबर 5, ये तो सिक्योर्ड हो गया, अभी क्या निकालेंगे, अनसिक्योर लोन। अनसिक्योर लोन कितना है, इस 2 लाख डिवाइड बाय 16,30,000 मल्टीप्लाई बाय 100। नंबर 5 क्या है, फिक्स्ड एसेट, एप्लीकेशन तो 100 ही है ना, फिक्स्ड एसेट का कितना फॉर्मूला, फिक्स्ड एसेट का अमाउंट कितना है, इस 9 लाख डिवाइड बाय 16,30,000 मल्टीप्लाई बाय 100। अभी बच्चे का कैलकुलेशन मिस्टेक है तो पूरा 3 घंटा ये करते बैठेगा, फिर टाइम पास। समझा ना फॉर्मूला कैसे लिखना है, अमाउंट डिवाइड बाय बेस ईयर अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 100। आपको याद रखना ओनली फॉर्मूला, एक करके बताओ जरा, अभी अभी चालू किया तो एक करके बताओ, पहले वाला करके बताओ। 9,00,000 ये कैंसिल कर देना, ये भी 0 कैंसिल हो जाएगा। अभी करना क्या पड़ेगा, इट इज 163 से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना, पहले मिनिमाइज करो फिर निकालो। एग्जाम में आते हैं बहुत इजी कैलकुलेशन, डरो मत, आएगा तो बहुत इजी आएगा, पहले सब लोग कर सकते हैं ऐसे आएगा।
वो आराम से घर पे करो फिर अभी। चलो आगे बढ़ता हूँ, टाइम ज़्यादा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 करना। क्वेश्चन नंबर 18 जो है ना इज आइडियल क्वेश्चन फॉर एग्जाम। ये समझो कॉमन साइज में आ रहा है ना, तो क्वेश्चन नंबर 18 का आएगा। ओके, सो मार्क एज एलडीआर। समझो एग्जाम में उनको पूछना है कॉमन साइज, तो क्वेश्चन नंबर 18 पूछेंगे। मार्क एज एलडीआर लिख देना, आ गया तो मेरा नाम निकाल देना। हाँ 18, क्वेश्चन नंबर 18 कॉमन साइज आया तो क्वेश्चन नंबर 18 पूछेंगे वो लोग। कॉमन साइज आ गया तो क्वेश्चन नंबर 18 पूछेंगे 100%। कॉमन साइज आ रहा है तो क्वेश्चन नंबर 18 का नंबर आ जाएगा। ओके, और ये क्यों ऐसे में बोल रहा पता है? बिकॉज डेटा बहुत छोटा है। डेटा छोटा है क्योंकि कैलकुलेशन कम से कम इधर 4 कैलकुलेशन उधर 4 कैलकुलेशन है, 8 मार्क का क्वेश्चन है। अरे क्लियर? तो इसलिए मे भी वो लोग पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 ईमानदारी से करते हैं। अभी चलो क्वेश्चन नंबर 18 मेरे साथ ही कर देना। क्वेश्चन नंबर 18 ये बैलेंस शीट का था, ये इनकम स्टेटमेंट का है, और ऐसे ही क्वेश्चन आने के चांसेस एग्जाम में ज्यादा है। तो क्वेश्चन नंबर 18 कॉमन साइज का पूछ रहा है तो वो आ सकता है। पहले वर्टिकल स्टेटमेंट में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके बाद कंपैरिजन करेंगे। सो यहाँ पे कितना कॉलम चाहिए? यहाँ पे 4 कॉलम चाहिए। सर 4 कॉलम क्यों? अरे 2 साल का डेटा ना, तो एक डेटा के लिए एक ये हो गया 2017 के लिए 31 मार्च 2017, इसका ये परसेंटेज 31 मार्च 2018, इसका ये परसेंटेज, ये हो गया कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। तो ये आएगा सेल्स। सेल कितना है? 2 लाख एंड 2,50,000। सेल में से क्या माइनस करने का? COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना है? 1,50,000 एंड 70, 1,50,000 एंड 1,70,000। ज्यादा डेकोरेशन मत करो, फटाफट से ड्रॉ करना। सेल माइनस COGS, you will get what बेटा? ग्रॉस प्रॉफिट। सेल माइनस COGS, you will get gross profit. Sale minus COGS, you will get gross profit. This question number 18 mark as important. Okay, so 2 lakh minus 1 lakh 50 कितना आएगा? 50, and 2 lakh 50 minus 1 lakh 70, 80, less less, यहाँ पे लेस करना है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, लेस करना है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। पहले तीनों की टोटल कर देना। पहला कौन सा है? एडमिन, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस।
दूसरा कौन सा, सेलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये कितना है, 4000, 6000, 4000 एंड 6000, एंड ये कितना था, 6000 एंड 1000। तो व्हाट इज आवर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, टोटल बताओ। तो 6000 प्लस 4000 इज 10,000, 6000 plus 1000 is 7,000. So gross profit minus operating expense, you will get operating profit. So 50 minus 10, 40, 80,000 minus 7, 73 ना, बस इतना ही है। ओके, सो इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, इधर लिखना। ये इनकम स्टेटमेंट जो प्रीवियसली किया था वो बैलेंस शीट था, ये इनकम स्टेटमेंट का कॉमन साइज है। तो यहाँ पे बेस क्या पकड़ने का, तो बेस पकड़ने का नेट सेल, बेस पकड़ने का नेट सेल। तो उसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, तो इनकम स्टेटमेंट रहेगा तो कॉमन साइज परसेंटेज इज इक्वल टू अमाउंट डिवाइड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100, अमाउंट डिवाइड बाय नेट सेल। याद रखना, इनकम स्टेटमेंट रहेगा तो डिवाइड बाय नेट सेल होगा, इनकम स्टेटमेंट होगा डिवाइड बाय नेट सेल होगा। ये बैलेंस शीट होगा तो डिवाइड बाय एसेट होगा, एप्लीकेशन ऑफ फंड नहीं तो कैपिटल एम्प्लॉयड। कॉमन साइज परसेंटेज अमाउंट डिवाइड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100, अमाउंट डिवाइड बाय नेट सेल मल्टीप्लाई बाय 100, अमाउंट डिवाइड बाय नेट सेल मल्टीप्लाई बाय 100। चलो तो एक एक अमाउंट निकालते, पहले निकालते सेल्स। सेल्स का कितना आएगा रे, देखो ये सेल्स नेट सेल को 100 पकड़ना है, तो इसको 100 लिखना है, इसको 100 लिखना, अभी इसको 100 लिखना, सेल को 100 लिख देना। याद रखना नेट सेल है, नेट ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, नेट। अब यहाँ पे नेट कैसे आएगा, सेल माइनस सेल्स रिटर्न, तो यहाँ पे सेल्स ही दिया हुआ है तो सेल दिया है, यही हमारा नेट सेल रहेगा सर। इफ यहाँ पे ग्रॉस सेल दिया होता तो उसमें सेल्स रिटर्न में माइनस करता। अरे क्लियर, मुझे कौन सा सेल चाहिए, नेट सेल। नेट सेल कैसे आता है, सेल माइनस सेल्स रिटर्न, आपको नेट सेल मिलता है। यहाँ पे सेल्स रिटर्न दिया नहीं है, इसलिए सेल ही आपका कौन सा सेल हो जाएगा, नेट सेल हो जाएगा। चलो परसेंट निकालो, पहले 2017 का निकालते हैं। 2017 का बताओ फॉर्मूला कैसे बनेगा, तो 2017 1 लाख नहीं, नेट सेल तो 100 हो गया ना। चलो सीओजीएस का निकालते हैं, पहले सीओजीएस निकालना। सीओजीएस 31 मार्च 2017 का सीओजीएस है कितना, 1,50,000 है, तो 1,50,000 डिवाइड बाय 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। चलो बताओ, तो ये करना इजी है, ये 0 0 कैंसिल हो गया, देन 1 2 3 1 2 3 150 डिवाइड बाय 2 75%, क्लियर। उसके बाद 31 मार्च 2018 उधर का भी कर दो, 18 वाला। हेलो, तो कितना है, 1,70,000 है ना, ये बेस पकड़ना है, नेट सेल 1,70,000 डिवाइड बाय 2,50,000, 1,70,000 डिवाइड बाय 2,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये 0 0 कैंसल्ड, 0 0 कैंसिल, 1 2 1 2 कितना आ रहा है, हाँ 68 आ रहा है। तो ये आ गया 75, ये आ गया 68। चलो ग्रॉस प्रॉफिट निकालना, नंबर 2, ग्रॉस प्रॉफिट 31 मार्च 2017 कितना ग्रॉस प्रॉफिट है, इस 50,000, सो 50,000 डिवाइड बाय नेट सेल, नेट सेल कितना है 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। तो 0 0 0 0 कैंसिल, 1 2 3 1 2 3, 50 डिवाइड बाय 2 मतलब ये कितना आएगा 25,
फिर 31 मार्च 2018 देखना, 18 का कितना है, 80,000 है, तो 80,000 डिवाइड बाय 2,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100, जीरो जीरो कैंसिल हो रहा है, ये जीरो कैंसिल हो रहा है, सो 800 डिवाइड बाय 25, 32, सो 32% आ रहा है। चलो 25% यहाँ पे आ गया, यहाँ पे 32 आया, मैच भी होना चाहिए। देखो यहाँ पे 100 में से 75% गया तो कितना आया, 25, 100 में से 62 गया तो कितना आएगा, 32। अभी ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव निकालो, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव निकालो नंबर 3। तो पहला 31 मार्च 2017 ना, कितना आएगा, इट इज 4,000, 4,000 डिवाइड बाय 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, 2 जीरो कैंसिल, 1 2 3 1 2 3, 2% आ रहा है बेटा। फिर 31 मार्च 2018 करना, कितना है वो, 6,000 है, 6,000 डिवाइड बाय उसका सेल कितना है, 2,50,000 है ना, जीरो जीरो कैंसल्ड, 1 2 3 1 2 3, कितना आएगा ये, 60 डिवाइड बाय 25, 2.5, हाँ 2.4%। चलो तो यहाँ पे आएगा 2% और ये 2.4%। चलो उसके बाद सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन नंबर 4, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कितना आएगा, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन 6,000 डिवाइड बाय 2 लाख, 6,000 डिवाइड बाय 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, कितना आएगा, इस 3, ये 31 मार्च 17 का है, वैसे 31 मार्च 18 का निकालो, कितना 1,000 है ना, इस 1,000 डिवाइड बाय 2,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100, ये 2 जीरो निकला, फिर ये 2 जीरो निकला, 10 डिवाइड बाय 25, 0.4%, इट इज 0.4%। तो 3% ये आ गया 3% और ये 0.4%। फिर ये 10,000 का निकालो, है ना, ये टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस है ना, ये आपका टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। सो नंबर 5 ये हो गया सबका, लेके यहाँ तक, बाकी का हो गया तो आगे बढ़ो, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस निकालना, निकाला, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस निकालो, उसका परसेंट कितना, 10,000 डिवाइड बाय 2 लाख, 5% आ रहा है, लिखना टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो है 31 मार्च 2017, कितना है, 10,000 डिवाइड बाय 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, 5% बोला, फिर 31 मार्च 2018, 7,000 डिवाइड बाय 2,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100, कितना 2.8%, तो दिस विल बी 5% एंड दिस विल बी 2.8%। अभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एज ऑन 31 मार्च 2017, कितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, 40,000 है,
40,000 डिवाइड बाय 2 लाख कितना 20 एंड 31 मार्च 2018 देखना 73,000 डिवाइड बाय 2,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आ रहा है? कितना आ रहा है देखो तो ये आ गया आपका 20%। ये कितना आ रहा है? -230 it is 29.2 it is 29.2। आप यहाँ से भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं, मैंने यहाँ से निकाला 32 है ना 2 + 4 ये आ गया 2.8 तो बराबर आ गया 32 में से 2.8 माइनस करो 32 - 2 इज 30 30 - 0.8 29.2 समझा? इधर से भी परसेंटेज निकल सकता है, जैसे ये वाला आपने निकाला तो ये निकाला तो ये निकल सकता है ना, ये निकला तो ये ऑटोमेटिक निकल सकता है। समझा? कॉमन साइज में याद क्या रखना है, देखो इतना करना नहीं है, एमसीक्यू के लिए याद रखना। कॉमन साइज में बेस क्या पकड़ने का ये इंपॉर्टेंट है। समझो बैलेंस शीट वाला सम आया, बैलेंस शीट वाला तो कॉमन साइज परसेंटेज कैसे आएगा, अमाउंट डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड या एप्लीकेशन ऑफ फंड मल्टीप्लाई बाय 100। एग्जाम में कैसे होगा, कॉमन साइज परसेंट देंगे और ये ऊपर का देंगे अमाउंट और ये ना मिसिंग में आएगा और 4 ऑप्शन देंगे आपको। समझ में आ रहा है? तो आपको आना चाहिए क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड या क्या इनकम स्टेटमेंट रहेगा तो क्या रहेगा बेटा, नेट सेल। तो कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं तो नेट सेल। क्लियर? नेक्स्ट हेडिंग डालो कैश फ्लो स्टेटमेंट। हेडिंग डालना कैश फ्लो स्टेटमेंट, करना नहीं है, जस्ट बता रहा हूं कैसे। अगेन एमसीक्यू पैटर्न के लिए मैं बोला ना, त्या चॅप्टर मला 3च करायचं काय, वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट, वर्टिकल बैलेंस शीट, रेशियो। अरे क्लियर? ये 3 वाले पैटर्न जो आ गए तो करना नहीं है, डेथ ऑफ पार्टनर ही आपके लिए अच्छा है। क्लियर? ये सारे चैप्टर्स है ना, जब भी आप 12th क्रॉस होके आगे आओगे ना, 13 14 आओगे ना, 13 14 15 में, वहां पे बहुत डिटेल में मतलब एक एक चैप्टर इसके ऊपर बनाए। ओके, मतलब ये एक टॉपिक है ना, कॉन्सेप्ट है, आगे जाके एक टॉपिक बनेगा। ओके, एज पर AS3 मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, एज पर AS3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। ओके, चलो ओनली देखना, लिखना मत। ओके, देखो मैं भेज देता हूँ, प्रिंट आउट निकालो चाहिए तो। ये आप देखना, कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। ये क्या है सर? देखो ये बोलते हैं कि बिजनेस में ना जो कैश आता है वो कैसे कैसे आता है और कहाँ से आता है, कहाँ से आता है और कहाँ से जाता है, राइट? तो बोलते हैं बिजनेस में 3 फ्लो होते हैं, 3 फ्लो से पैसा आता है। एक फ्लो है आपका ऑपरेटिंग फ्लो, दूसरा फ्लो है आपका इन्वेस्टिंग फ्लो और तीसरा फ्लो है आपका फाइनेंसिंग फ्लो, राइट? तो कैश फ्लो स्टेटमेंट या कैश फ्लो ये 3 पार्ट में डिवाइड है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। क्या 3 टाइप के फ्लो है? कौन से? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। ओके, तो ये कैसे आइडेंटिफाई करना है, तो यहाँ पे देखना, ये बैलेंस शीट है ना, अरे बैलेंस शीट उसमें आता है फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट। यहाँ पे कैपिटल, लोन फंड, करंट लायबिलिटीज है ना। तो ये जो फिक्स एसेट और इन्वेस्टमेंट है ना, इधर जो पैसा इन्वेस्ट होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी? कैपिटल,
लोन फंड, इसमें जो पैसा फ्लो होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्या बोलते हैं? एंड करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी, इसमें जो पैसा फ्लो होता है उसको हम लोग कहते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी। एग्जाम में क्या आ सकता है? एग्जाम में इसके ऊपर एमसीक्यू कैसे पूछ सकते हैं कि बताओ ये कौन से एक्टिविटी का फ्लो है, ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टिंग है, क्या फाइनेंसिंग है? जैसे कि मैंने बोला इंक्रीज इन अ करंट एसेट, इंक्रीज इन अ करंट एसेट इज अ डैश एक्टिविटी, और चार ऑप्शन देंगे, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, नन ऑफ द अबव। समझ में आ रहा है? तो कैसे क्लिक होना चाहिए कि अच्छा करंट एसेट बोला ना, करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी इज ए पार्ट ऑफ व्हाट? ऑपरेटिंग। वर्किंग कैपिटल ये आपका ऑपरेटिंग है, वर्किंग कैपिटल आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। तो करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी माइनस को तो वर्किंग कैपिटल मिलता है ना, तो ये आपका करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी ये कौन से एक्टिविटी में आता है बेटा? ऑपरेटिंग। एग्जाम में आ गया इंक्रीज इन शेयर कैपिटल, ये कौन सी एक्टिविटी है? अच्छा शेयर कैपिटल है ना, कैपिटल कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग। इंक्रीज इन फिक्स एसेट, फिक्स एसेट बढ़ गया, कौन सी एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग। इतना याद रखना एमसीक्यू के लिए। समझ में आ रहा है? तीन एक्टिविटी है, कौन से? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। क्या ऑपरेटिंग में क्या क्या आएगा? करंट एसेट, करंट लायबिलिटी। इन्वेस्टमेंट में क्या आएगा? फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट। फाइनेंसिंग में क्या आएगा? शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स। अरे शेयर कैपिटल लोन फंड, क्या शेयर कैपिटल एंड लोन फंड। ओके एग्जाम में आ गया इंक्रीज इन डिबेंचर्स या इंक्रीज इन बैंक लोन, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ओके डिक्रीज इन शेयर कैपिटल, है ना? अरे इंक्रीज होने तो डिक्रीज होने देखने का नहीं, आपको क्या क्या टिक करना है, कौन सी एक्टिविटी टिक करना है। अरे क्लियर? समझ में आ रहा है? ये चार्ट ड्रॉ करके लेना, ये चार्ट ड्रॉ करके लेना। ये कॉपी पेस्ट करके लेना फटाफट से, जो इंपॉर्टेंट है वो। ब्रैकेट में भी लिखा है देखो, इक्विटी प्रेफरेंस, बैंक लोन, डिबेंचर्स। सो एमसीक्यू के लिए आ गया तो हम लोग को मैनेज करने के लिए आना चाहिए। चलो हो गया लिख के? अरे हो गया क्या? जल्दी लिखो यार, जल्दी लिखो फटाफट से, नेक्स्ट 10 मिनट्स में खत्म होना चाहिए। इसका एक सम कर लेता ना। ये हो गया लिख के? याद देखना, बोलू? अरे बोलू क्या? याद देखना, एसेट, लायबिलिटीज,
एसेट्स एंड लायबिलिटीज, इधर देखो, एसेट का वैल्यू समझो इंक्रीज हो रहा है, देखना यहाँ पे, एसेट का वैल्यू समझो इंक्रीज हो रहा है। सर कैसे पता चलेगा एसेट का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है? जैसे कि मैंने एग्जांपल ले लिया यहाँ पे, 2 ईयर का डेटा है, 31 मार्च 2024, 31 मार्च 2025, 31 मार्च 2024 एंड 31 मार्च 2025। 31 मार्च को यहाँ पे 5 लाख की एसेट्स है, यहाँ पे 6 लाख की एसेट्स है, तो मुझे होता है एसेट का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? कितने से इंक्रीज हो रहा है? तो ये 1 लाख से जो इंक्रीज हो रहा है ना, तो इसको ये लोग कहते हैं, ये जो 1 लाख से इंक्रीज हो रहा है ना, इसको ही हम लोग कहते हैं एसेट का वैल्यू इंक्रीज हुआ, मतलब कैश आउटफ्लो। तो ये 1 लाख का एसेट बढ़ा है जो है ना, इससे जो पैसा आया कि पैसा गया, तो इसको बोलते हैं ये कैश आउटफ्लो है। कैसे? देखो ना, लास्ट ईयर आपका एसेट 5 लाख था, करंट ईयर एसेट अपने 6 लाख हो गया, तो एसेट की कीमत बढ़ी ना, तो यहाँ पे एसेट आ गया आपके पास, तो एसेट आ गया मतलब पैसा गया ना। तो कोई भी समझे मोबाइल खरीद रहा हूँ, तो मोबाइल आपके लिए एसेट है, पर मोबाइल आ रहा है, पर आपके पास से क्या जा रहा है? कैश। तो कैश क्या हो गया? पैसा गया, कैश आउटफ्लो। ओके, उसी तरीके से उल्टा समझो, एसेट का वैल्यू डिक्रीज हो गया, एसेट का वैल्यू डिक्रीज हो गया, मतलब ये था यहाँ पे 5 लाख और ये हो गया 4 लाख, 1 लाख से कम हो गया, तो उसको क्या बोलते हैं? कैश इनफ्लो, मतलब आपने एसेट बेच दिया। क्लियर? एसेट का वैल्यू इंक्रीज, कैश आउटफ्लो, एसेट का वैल्यू डिक्रीज, कैश इनफ्लो। लायबिलिटी का वैल्यू बढ़ा, मतलब लास्ट ईयर आपकी लायबिलिटी थी 5 लाख, अभी लायबिलिटी होगी 7 लाख, मतलब लोन देखना, लास्ट ईयर 5 लाख का लोन था, इस साल 7 लाख का लोन है, 2 लाख से लोन बढ़ा, तो पैसा आया ना, लोन लोगे तो पैसा आएगा, तो ये 2 लाख क्या हो गया? कैश इनफ्लो। यहाँ पे देखना, यहाँ पे 5 लाख की लायबिलिटी थी और लायबिलिटी का वैल्यू कम हो गया, 5 लाख से 4 लाख हो गया, 1 लाख से कम हो गया। अरे मतलब इसका मतलब लोन का रीपेमेंट किया आपने, 5 लाख का लोन था, अभी 4 लाख हो गया लोन, मतलब 1 लाख का आपने पेमेंट कर दिया, मतलब कैश क्या हो गया? आउटफ्लो। तो कैश एक तो इनफ्लो होगा, नहीं तो क्या होगा? आउटफ्लो। कैसे याद रखना? एसेट का वैल्यू इंक्रीज, कैश आउटफ्लो, एसेट का वैल्यू डिक्रीज, लायबिलिटी का वैल्यू इंक्रीज, इनफ्लो, लायबिलिटी का वैल्यू डिक्रीज। छाप दो ये फटाफट से, जल्दी जल्दी लिखना। बुक दिखाना पड़ेगा। जल्दी जल्दी कॉपी करो। हो गया लिख के? अरे हो गया क्या? जाओ आगे, नेक्स्ट पेज के ऊपर आओ, नेक्स्ट पेज के ऊपर आओ।
ऐसे कॉलम बनाना, आवाज कम करके जल्दी जल्दी बनाओ। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, net profit during the year, net profit during the year, closing P&L minus opening P&L. तो यहाँ पे 4 लाइन छोड़ देना है। यहाँ पे 3 लाइन छोड़ देना है। यहाँ पे 3 लाइन छोड़ देना है। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। उसके बाद ऐड ओपनिंग कैश। आपको यहाँ पे क्लोजिंग कैश बैंक मिलेगा। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, क्लोजिंग P&L माइनस ओपनिंग P&L। फिर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, फिर ऐड ओपनिंग कैश बैंक लेस क्लोजिंग कैश बैंक। पहला ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ओपनिंग कैश बैंक एंड क्लोजिंग कैश बैंक। हो गया? अरे हो गया क्या? डन। मुझे बता, एसेट का वैल्यू इंक्रीज हुआ तो आउटफ्लो। कैसे याद है? एसेट का वैल्यू इंक्रीज हुआ मतलब एसेट खरीदा मतलब पैसा गया। एसेट का वैल्यू डिक्रीज हुआ मतलब एसेट बेचा, पैसा आया। लाइबिलिटी का वैल्यू इंक्रीज हुआ, इनफ्लो, लोन लिया आपने। लाइबिलिटी का वैल्यू कम हो गया, आउटफ्लो। बस इतना याद रखना है, सोल्यूशन हो जाएगा आपका। ये समझा? 3 एक्टिविटी डिवाइड किया मैंने, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग में क्या आएगा? करंट एसेट, करंट लाइबिलिटी। ले ले, इधर से बोल रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है? करंट एसेट, करंट लायबिलिटी कौन सा? ऑपरेटिंग। फिक्स एसेट इन्वेस्टमेंट कौन सा? इन्वेस्टिंग। इक्विटी एंड लोन कौन सा? फाइनेंसिंग। क्लियर? चलो जाएंगे आगे। ओके, तो मुझे बताओ यहाँ पे आ जाना क्वेश्चन नंबर 22 के पास। क्वेश्चन नंबर 22 के पास आएगा तो आइडियल क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 22 है। समझो एग्जाम में आ गया ना, क्वेश्चन नंबर 22 है। अभी ये पढ़ाने के बाद बोलोगे सर हम लोग अटेम्प्ट करेंगे, आ गया तो इतना इजी है, राइट? डेथ ऑफ पार्टनर से इजी है। देखना बाकी कंपैरेटिव ट्रेंड वाला तो मैं ही बोलूंगा, सामने से मत करना। ये देखना बहुत इजी है। कैसे? मुझे बताओ, डेटा देखो क्या है, शेयर कैपिटल है,
मैंने क्या बोला, शेयर कैपिटल ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, क्रेडिटर से करंट लायबिलिटी है बेटा। अरे इतना पता होना चाहिए क्योंकि आपने ये किया ना, रेशियो किया, रेशियो में पढ़ा हमने करंट एसेट करंट लायबिलिटी कौन सा है, ये करंट लायबिलिटी, ये रिजर्व्स एंड सरप्लस है। कैश, ये कैश को छोड़ देना। डेटर क्या है, करंट एसेट है। स्टॉक करंट एसेट है। लैंड कौन सा है, फिक्स एसेट है। लैंड क्या है, फिक्स एसेट। फिक्स एसेट है मतलब कौन सी एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग। करंट एसेट मतलब कौन सी एक्टिविटी, ऑपरेटिंग। डेटर कौन सी एक्टिविटी, ऑपरेटिंग। करंट लायबिलिटी कौन सी एक्टिविटी, ऑपरेटिंग। ये आपका शेयर कैपिटल है ना, तो शेयर कैपिटल आपके कैपिटल है, तो कौन सी एक्टिविटी, फाइनेंशियल एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी, फाइनेंशियल। चलो अभी कैसे करना है देखो, फॉर्मेट वाइज जाना है। पहले क्या लिखा है मैंने, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, क्लोजिंग पीएनएल माइनस ओपनिंग पीएनएल। ये देखना, ये 17 है, ये 18 है। क्लोजिंग पीएनएल कितना है, 23। मेरे साथ ही लिखो 23, 31 मार्च का, 31 मार्च 2000, 31 मार्च 2018, और ये 31 मार्च 2017। ये कितना, 10,000। सो 23,000 माइनस 10,000 इज हाउ मच, 13,000। आंसर पॉजिटिव है। अरे क्लियर सर, ये नेगेटिव है तो माइनस में देने का। और ये सबसे छोटा अमाउंट है, ये बड़ा अमाउंट है, छोटे अमाउंट से बड़ा अमाउंट क्या तो आंसर नेगेटिव में आता है ना। अब यहाँ पे पॉजिटिव है। उसके बाद बताओ, ये देखो ये हो गया मेरा एक आइटम। अभी आएगा शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल इज आइटम ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटी। देखो 2 लाख से कितना हुआ, 2 लाख से कितना हुआ, तो इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज। तो लिखना फाइनेंशियल एक्टिविटी, इंक्रीज इन शेयर कैपिटल, इंक्रीज इन शेयर कैपिटल कितने से, 50,000। इन कॉलम लिख दिया। कौन सी एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग ना। और मुझे शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रहा है। शेयर कैपिटल क्या, एसेट है क्या लायबिलिटी है, लायबिलिटी है ना, इधर दिखाई दे रहा है तो भी एसेट बोल रहा है, लायबिलिटी है। लायबिलिटी का वैल्यू इंक्रीज हुआ, इनफ्लो, इनफ्लो मतलब पॉजिटिव फिगर है ये, बराबर ना। इनफ्लो आगे, आगे देखो शेयर कैपिटल के बाद क्या है, करंट लायबिलिटी, क्रेडिटर्स है, करंट क्रेडिटर्स है। क्रेडिटर्स मतलब क्या पे जाएगा, ऑपरेटिंग। 70 से कितना हुआ, 45। इधर आ जाओ ऑपरेटिंग में, इंक्रीज है कि डिक्रीज है, अरे इंक्रीज है कि डिक्रीज है, तो लिखना डिक्रीज इन क्रेडिटर्स, डिक्रीज इन क्रेडिटर्स कितना, कितने से डिक्रीज है। तो मुझे तो ये लायबिलिटी इंक्रीज है कि डिक्रीज है, लायबिलिटी डिक्रीज है सर, तो ये आउटफ्लो है, नेगेटिव। नेगेटिव मतलब ब्रैकेट में लिखते हैं हम लोग, नेगेटिव हमेशा अकाउंट में ब्रैकेट में लिखते हैं। उसके बाद क्या है, पीएनएल तो लिख दिया ना मैंने, तीनों भी हो गया। फिर कैश है, ये देखो कैश नीचे जगह छोड़ा है मैंने, ओपनिंग कैश, क्लोजिंग कैश। तो ये ओपनिंग कैश कितना है हमारा, ये आपका ओपनिंग है 30,000, ओपनिंग कैश 30,000 है। क्लोजिंग कैश कितना है, 47 है। अरे आउटर में ओपनिंग कैश 30,000, क्लोजिंग कैश 47,000। अरे ये दिया हुआ है सब में, अरे क्लियर। उसके बाद क्या, डेटर है बेटा। डेटर कितने से हुआ, 1,20,000 से 1,15,000 हुआ, तो डेटर इंक्रीज है कि डिक्रीज है, तो यहाँ पे लिखना डिक्रीज इन डेटर्स। कितने का डिफरेंस है रे, और इनफ्लो है का आउटफ्लो है, इनफ्लो है ना, एसेट डिक्रीज इनफ्लो पॉजिटिव है। पॉजिटिव वाला पॉजिटिव लिखने की जरूरत नहीं होती, कुछ लिखा नहीं होता पॉजिटिव होता है, यस और नो। चलो उसके बाद क्या है, स्टॉक। स्टॉक बता इंक्रीज है कि डिक्रीज है, 80 से कितना हुआ, 90, तो लिखना इंक्रीज इन स्टॉक। कितने से इंक्रीज हुआ रे, हाँ, तो एसेट इंक्रीज हुआ मतलब आउटफ्लो, एसेट इंक्रीज हुआ मतलब आउटफ्लो, तो ब्रैकेट में देने का। लैंड है बेटा, लैंड, लैंड कौन सी एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग। लैंड क्या हो रहा है, इंक्रीज का डिक्रीज, इंक्रीज, इंक्रीज इन लैंड कितने से, और कितने से इंक्रीज हुआ, 66 माइनस 16। ये एसेट इंक्रीज हो रहा है मतलब क्या होगा, आउटफ्लो ना। एसेट इंक्रीज हुआ मतलब क्या हुआ, आउटफ्लो। क्लियर। चलो अब इसकी टोटल बाहर निकालने का, ये एक ही है, ये बाहर निकालने का, ये भी बाहर निकालने का, बताओ। तो 25,000 प्लस 5,000 प्लस 10,000, 25 नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव पहले ऐड करना, और बेसिक मैथ्स पूरा आना चाहिए। 25 20 25 10 कितना आएगा, 35, 35 प्लस 5
वैसे नहीं रे, 25 नेगेटिव है, 10,000 नेगेटिव है, तो नेगेटिव 35 हुआ ना, और 5,000 पॉजिटिव है, तो ये 30 आएगा। 30,000 समझ सकता हूं मैं, प्रेशर, एग्जाम का प्रेशर। तो 30,000 ये नेगेटिव आया बाहर। समझ में आ रहा है? तो 30,000 यहाँ पे नेगेटिव आ गया। अभी देखो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, ऐड करना है ना, पॉजिटिव नेगेटिव है, क्या करोगे? प्लस माइनस, और जो आंसर आएगा उसका माइनस का साइन, बिकॉज ये बड़ा है। 30 में से 13 गया, कितना आएगा? हाँ, 17,000 क्या नेगेटिव ना? अरे 17,000 नेगेटिव ना, ये 16,000 बाहर आ गया, एक ही आइटम में इसलिए बाहर आ गया। अभी क्या होगा? माइनस माइनस, और जो आंसर आएगा उसको प्लस का साइन ना, माइनस का साइन। वेरी गुड। 17 प्लस 16, 33 क्या नेगेटिव। अब ये मत बोलना ये कैसे कर हुआ सर। और ये 50 देखो एक ही है, 50 पॉजिटिव है। अरे 50 पॉजिटिव है, ये इसके नीचे एक मिनट, किधर लिखोगे? पॉजिटिव कितना? 17, इधर लिखना पॉजिटिव 17, पॉजिटिव 17 आ गया। 70 प्लस 30 हाउ मच? 47, टैली, समझा? ऐसे नीचे आंसर आ जाएगा, मैच होना चाहिए। ओके ओके, चलो अभी बताओ, क्वेश्चन नंबर 21 करके फटाफट से फॉर्मेट ड्रॉ करना। कैसे? वही कॉपी पेस्ट, लास्ट लास्ट लास्ट। चलो अभी वो तो इलेक्शन में आएगा ना 18 में, तो प्रपोजल डाले से कि ऐसे टाइप भी इंट्रोड्यूस करो, मतलब मोबाइल का टेंशन नहीं होगा ना, मोबाइल मांगने का टेंशन, मोबाइल भी वही, पढ़ाई भी वही, एग्जाम में पूरा फॉर्मेट बना के लेके जाओगे। इसके अंदर ऑटो कैलकुलेशन भी है, तो टेंशन ही नहीं, लिखा कैलकुलेशन आना चाहिए। इसमें है ना ऑटो आता है, लिखने के बाद ऑटो कैलकुलेशन। क्या? हाँ, ये देखो ये ऐसे आता है, हाईलाइट हुआ ना, इधर क्लिक करने के बाद सॉल्व। जल्दी जल्दी गप्पा मारो ना, करे फटाफट ड्रॉ कराना। हो गया? आपको करना है, मैं कुछ को बोलने वाला नहीं, मैं पूरी डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन नंबर डाल देना, क्वेश्चन नंबर क्या है? 21, 22 था। नेक्स्ट 5 मिनट्स में होना चाहिए।
ओके बेटा, डन, रेडी है फॉर्मेट। ये आप देखो क्वेश्चन नंबर 21 देखना, क्वेश्चन नंबर 21 देखो, सेम क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप देखोगे कैश, पहले नीचे लाइबिलिटी से लिखेंगे, शेयर कैपिटल दिखाई दे रहा है। शेयर कैपिटल कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी है ना। शेयर कैपिटल फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में बजाओ। शेयर कैपिटल क्या हो रहा है? 2 लाख से कितना हो रहा है? 3 लाख। तो लिखना इंक्रीज इन शेयर कैपिटल। फाइनेंस एक्टिविटी में लिखना इंक्रीज इन शेयर कैपिटल। फाइनेंस एक्टिविटी में लिखना इंक्रीज इन शेयर कैपिटल। इंक्रीज इन शेयर कैपिटल अमाउंट इज 1 लाख। इंक्रीज इन शेयर कैपिटल अमाउंट इज 1 लाख लिखा। और मुझे शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, तो कैश इनफ्लो क्या आउटफ्लो? इनफ्लो। लायबिलिटी इंक्रीज इनफ्लो। अरे क्लियर, लिखा ना इधर में पॉजिटिव फिगर है। उसका क्रेडिटर्स कहाँ पे जाएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा। लिखो क्रेडिटर्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आ जाओ, लिखो 60 से 90 हो रहा है, क्या होगा? इंक्रीज इन लायबिलिटीज, इंक्रीज इन क्रेडिटर्स, इंक्रीज इन क्रेडिटर्स, करंट लायबिलिटी है वो। इंक्रीज इन क्रेडिटर्स कितना? 60 से 90 हो गया, 30,000 और 30,000 पॉजिटिव इनफ्लो। फिर पीएनएल दिखाई दे रहा है 40,000 70,000। अरे पीएनएल दिखाई दे रहा है 40,000 70,000, तो कहाँ पे जाएगा? पीएनएल देखो ऊपर है, ओपनिंग क्लोजिंग। पीएनएल की जगह छोड़ा है, देखो ऊपर ही स्टार्टिंग की शुरुआत ही है। नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, तो पहले क्लोजिंग लिखना। क्लोजिंग लिखना 70,000 माइनस 40,000। ऊपर ऊपर 70,000 माइनस 40,000 कितना आएगा? 70,000 माइनस 40,000। ओपनिंग आपका, क्लोजिंग आपका 70 है, क्लोजिंग आपका 70 है, तो उल्टा लिख रहा है। हमने पहले लिखा है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, तूने ओपनिंग माइनस क्लोजिंग लिखा है। 70 माइनस 40 कितना आएगा आउटर कॉलम? 30,000 आउटर कॉलम आएगा। 70,000 माइनस 40,000 आउटर कॉलम 30 आएगा, 30 पॉजिटिव बराबर। लायबिलिटीज ओवर कैश देखना, कैश बॉटम में आएगा। कैश देखो नीचे है, क्लोजिंग कैश ओपनिंग कैश। ओपनिंग कैश 20,000 है, ओपनिंग कैश 20 आउटर कॉलम में लिखने का। ओपनिंग कैश 20,000, ओपनिंग कैश 20,000 आउटर में लिख दे। अरे ऊपर ना, हाँ बराबर। क्लोजिंग कैश कितना है? 30,000 लिख दिया। ओपनिंग ओपनिंग में लिखा, क्लोजिंग क्लोजिंग में लिखा, राइट। उसके पास डेटर है, ऑपरेटिंग में जाएगा। डेटर, डिक्रीज इन डेटर्स, डिक्रीज इन डेटर्स, डिक्रीज इन डेटर्स कितने से? 1,40,000। सॉरी इंक्रीज इन डेटर है, सॉरी सॉरी इंक्रीज इन डेटर्स है, डिक्रीज नहीं है। सो 1,40,000 2,50,000 माइनस 1,40,000
90,000 नेगेटिव ना, 90,000 नेगेटिव, 90,000 नेगेटिव हो गया। स्टॉक देखना 80 से कितना हुआ 70, डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज इन स्टॉक 10,000, डिक्रीज इन स्टॉक 10,000, डिक्रीज इन स्टॉक 10,000। इनफ्लो ना, इनफ्लो मतलब पॉजिटिव है। उसके बाद लैंड है, 60 से कितना हुआ 110, 60 से 110 हुआ, तो क्या बोलूं, इंक्रीज इन लैंड। कौन सी एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग, इंक्रीज इन लैंड, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इंक्रीज इन लैंड। सो कितना हुआ 60 से 110 मतलब कितना आया 50,000, 50,000 नेगेटिव ना, अरे हो गया। चलो अभी देखो टोटल करो, पहले ऑपरेटिंग बाहर निकालो, ऑपरेटिंग बाहर निकालो, ऑपरेटिंग कितना है मुझे बताओ। पहला हमारा 30 क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव है, अच्छा 30,000 पॉजिटिव, 10,000 पॉजिटिव, 30 प्लस 10 कितना हो 40, और वो कितना है 90 है ना, तो 50,000 नेगेटिव, 50,000 नेगेटिव, 50 प्लस 30, 50 नेगेटिव है 30 पॉजिटिव है, तो नेगेटिव कितना है 20 आ गया, बराबर ना। 20 नेगेटिव और 50 नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा प्लस होगा, 70,000 नेगेटिव, 70 प्लस 10,000 ब्रैकेट में कितना आएगा 60,000 आएगा, क्या रहा? कुटे बोलते हैं। डेटर देखो कितना है 2,50,000 माइनस 1,10,000, 1,40,000, 1,10,000 है। देखो डेटर देखना 1,10,000 है, चलो करेक्शन कर दो। टैली होना चाहिए, पहला 30,000 पॉजिटिव, फिर यहाँ पे देखा जाए तो 70 नेगेटिव, ये 1,10,000 है, फिर उसके बाद परचेज ऑफ लैंड ये नेगेटिव, लास्ट में आंसर 30 मैच होना चाहिए। अब देख लेना टोटल कहाँ पे आपका मिस्टेक हुआ है। डन, कैलकुलेशन मिस्टेक करोगे तो प्रॉब्लम है। नाम मत बताओ श्रेयस पेस, आपने डायरेक्ट क्यों कॉपी किया, खुद से करना चाहिए था कैलकुलेशन। चलो हो गया, ओके चलो यहाँ तक हो गया। तो यहाँ पे एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज ओवर। अगेन बता रहा हूँ यहाँ पे क्या क्या है, वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट, वर्टिकल बैलेंस शीट, रेशो, कॉमन साइज, कंपैरेटिव, कैश फ्लो, ऐसे 6 पॉइंट है। तो मैं बोल रहा हूँ अटेम्प्ट कौन सा करना है, वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट, वर्टिकल बैलेंस शीट, रेशो, और उसमें से भी करना है 3 में से तो क्या कर सकते हो कैश फ्लो, क्योंकि इसमें ज्यादा से कैलकुलेशन नहीं है, छोटा मोटा भी 1,40,000 इसमें आप गड़बड़ कर रहे हो, छोटा मोटे कैलकुलेशन में तो कुछ नहीं कर सकता मैं, राइट। ओके, कैश फ्लो में 3 एक्टिविटी, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, क्लियर। चलो अभी लास्ट 10 मिनट्स फिर वाइंड अप करेंगे, याद रखना।